Okay, so my name is Dinesh Kumar Lalwani, and I'm an ACCA member, Chartered Accountant, and I've been teaching since 2010. Never decided कि बड़ा होके teacher बनूंगा, लेकिन and heading towards the subject cost and management accounting. पहले ये CAF 8 होता था, अब ये CAF 3 हो गया. CAF 8 भी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग था, CAF 3 भी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, बट बिकॉज एक MFA एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आ गया है, तो फ्यू टॉपिक्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग्स हैव बीन डिलीटेड फ्रॉम हियर एंड एडेड इनटू दैट सिलेबस. ठीक है, इट वाज प्री रिक्विजिट. मैं बड़ा रिक्वेस्ट कर रहा था ICAP से भी, मैं बड़ा रिक्वेस्ट कर रहा था स्टूडेंट्स को भी कह रहा था कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको मैं पास करने के लिए तो पढ़ा सकता हूं, लेकिन मैं आपको नॉलेज उस लेवल की नहीं दे सकता, बिकॉज देयर आर फ्यू एरियाज यू मस्ट नो अर्ली कि मैं आपको वो पढ़ा सकूं. कुछ हाईलाइट करूंगा ओवर द टाइम. कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसमें सबसे पहले मैं कंफ्यूजन दूर कर दूं. आपका ध्यान अगर इस पे जा रहा है तो इसको अंडरलाइन की बजाय स्ट्राइक थ्रू कर दें. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम अकाउंटिंग व्हेन इट कम्स? आपके अकाउंटिंग नाम सुनते ही assets, liability, capital, expense, revenue, contra to assets, T-shapes, trial balance, correction of errors, income statement, balance sheet, ये घूमने लग जाता है. सब फर्क है, हमें नहीं चाहिए ये चीजें. This is not that accounting. This is not introduction to accounting. This is not financial accounting. So how would I differentiate that accounting from this accounting that वो है financial accounting, और ये है cost and management accounting. Who can tell me the difference? Financial accounting. By the end of financial accounting, accounting खत्म कहां पे होती है? साइकिल याद करो. सोर्स डॉक्यूमेंट्स, डे बुक्स, पोस्टिंग इनटू जनरल लेजर्स, सही है, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस, अंत. व्हाट्स नेक्स्ट? रुका? खत्म हो गया? हाँ, वहां हमारा ऑब्जेक्टिव है टू प्रोड्यूस रिपोर्ट्स. लेकिन कौन सी रिपोर्ट्स? जिनको हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. एंड व्हाट डू वी शो? एज एन एग्जांपल, हमारे बिजनेस ने सप्लायर से 50 कुर्सियां रीसेल के लिए क्रेडिट पे खरीदी. वापस सुनना, हमारे बिजनेस ने 50 कुर्सियां सप्लायर से रीसेल के लिए क्रेडिट पे खरीदी. डबल एंट्री क्या पास करोगे? यस. इन्वेंट्री डेबिट and trade payables credit by what amount? मैंने बताया ही नहीं. तो आपने डबल एंट्री क्या पास की? एंड व्हाट डज डबल एंट्री मीन? कि यू विल एफर्ट, और आप जाएंगे इन्वेंट्री के अकाउंट में और वहां जाके लिखेंगे पेएबल्स की वजह से इन्वेंट्री डेबिट हुआ. फिर आप पेएबल में जाएंगे कि इन्वेंट्री की वजह से पेएबल क्रेडिट हुआ. कितने अमाउंट से जाके लिखोगे? वो तो मैंने बताया ही नहीं. Because that is what? That is financial accounting. What does financial mean? पैसा, monetary. हम वहां पे जो रिपोर्ट देते हैं, क्या आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ये दिखाते हो कि मेरी प्रॉपर्टी कितने गज की है, वेस्ट ओपन है या ईस्ट ओपन है, कॉर्नर है या डबल कॉर्नर है, रोड फेसिंग है या बैक फेसिंग है? क्या दिखाते हो? फिर इतने की है. ठीक है, कोई और फीचर्स नहीं बताते प्रॉपर्टी के, सिर्फ एक बताते हैं, इतने की प्रॉपर्टी है, इतनी लाइफ के ऊपर डेप्रिशिएट होते आ रही है, अब उसकी नेटबुक वैल्यू ये बची है. सेम गोज विद मशीन्स, सेम गोज विद मोटर व्हीकल, सेम गोज विद फर्नीचर, सेम गोज विद फिक्सचर्स. सही है? तो हम वहां पे जो इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करते हैं इन बैलेंस शीट, दैट इज मॉनेटरी. क्या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के अंदर यह बताते हो कि कितने यूनिट्स बेचे हैं? नेवर. क्या बताते हैं? इतने रुपयों का रेवेन्यू इस साल में हुआ है. ठीक है. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग इन्वेंट्री में क्या बताते हो? कितने किलोग्राम्स का रॉ मटेरियल है? नहीं. कितने अमाउंट तेरा ओपनिंग है, प्लस कितने की परचेसेस है, प्लस कितने की कैरेज इनवर्स है, माइनस कितने का क्लोजिंग स्टॉक है. लिहाजा इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, एडमिन कॉस्ट कितना है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, इनकम एक्सपेंस, सॉरी इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है, टैक्स एक्सपेंस कितना है, प्रॉफिट लॉस.
लेकिन पूरी इंफॉर्मेशन में क्या कहीं आपने नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ किलोग्राम्स का जिक्र किया? नहीं. दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग. एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग हैज टू डू विथ नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एज वेल. सो पहला डिफरेंस हम क्या पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ क्या रिपोर्ट करेंगे? मॉनेटरी इंफॉर्मेशन. जबकि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर मॉनेटरी तो करेंगे, उसके अलावा नॉन मॉनेटरी भी करेंगे और उसके अलावा क्वालिटेटिव भी करेंगे. दो टर्म्स, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. हु कैन टेल मी द डिफरेंस? रेज योर हैंड. क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, व्हाट्स डिफरेंस? क्वालिटी मतलब क्वालिटी, क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी. Okay. Anything that can be counted, anything that can be counted is quantifiable. Counted in terms of currency is monetary. किसी भी चीज को, किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर मैं डॉलर्स, पाउंड्स, यूरोस, रुपीस, दिरहम्स, दिनार्स या किसी भी करेंसी में वैल्यू करूं तो दैट इज मॉनेटरी. क्वांटिटेटिव का मकसद काउंटेबल. नंबर ऑफ चेयर्स, कैन आई काउंट? यस. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कैन आई काउंट? यस. नंबर ऑफ किलोग्राम्स, नंबर ऑफ लीटर्स, नंबर ऑफ आवर्स, कैन आई काउंट? यस. लेकिन मैं कहीं पैसों की बात कर रहा हूं? नो. अगर मैं ये कहूं कि क्लास के अंदर अभी 40 कुर्सियां हैं तो 40 चेयर्स, कैन आई काउंट? यस. कैन आई क्वांटिफाई? यस. लेकिन मैंने पैसों की बात तो नहीं की ना. अगर ये मैं कहूं कि 80,000 रुपए की कुर्सियां हैं तो मैं पैसों की बात कर रहा हूं. When it comes to financial accounting, हम इंफॉर्मेशन कौन सी रिपोर्ट करेंगे? करेंसी. When it comes to this, हम करेंसी की भी करेंगे, मना नहीं कर रहा, लेकिन उसके साथ साथ नॉन मॉनेटरी इंफॉर्मेशन लाइक नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ किलोग्राम्स, नंबर ऑफ लीटर्स, नंबर ऑफ यूनिट्स एटसेट्रा, इन चीजों के ऊपर भी बात करेंगे. उसके अलावा मैंने लिखा है क्वालिटेटिव. व्हाट डज क्वालिटेटिव मीन? क्वालिटेटिव मीन्स एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन. नोट डाउन ना दिमाग में ही. व्हाट डज क्वालिटेटिव मीन? एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन. अगर मैं पूछूं कि ये चेयर, कितनी चेयर्स हैं? ओके. इस चेयर का वजन कितना है? इस कुर्सी की टांगे कितनी है? We all will be giving the same answer. लेकिन मैं ये पूछूं कि कुर्सी कितनी कंफर्टेबल है? Now I might get some different opinions. कोई कहेगा सही है सर, हम तो 6 घंटे 8 घंटे बैठे, ठीक है. कोई कहेगा आधे आधे घंटे के बाद ना 2 मिनट चहलकदमी दे दिया करे. कमर में दर्द हो जाता है, हालत खराब हो जाती है, इसको क्वेश्चन नहीं करवा सकते. पॉसिबल है. बट योर ओपिनियन, मैं अगर पूछूं कि कुर्सी का डिजाइन कैसा है, सही है, आप कहेंगे सर अजीब सी लग रही है. कोई कहेगा सर ठीक है, मुनासिब है. कलर कैसा है? कोई कहेगा आतिशी गुलाबी आंखों में चुभ रहा है. कोई कहेगा सही है सर, बेहतरीन लग रहा है, आपने कुर्सी का कलर और बैकग्राउंड का कलर सेम करवा दिया, क्या तो मजा आ रहा है. पॉसिबल. बट अब जो आप मुझे बातें बताएंगे, these cannot be quantified. सही है. बड़ा कॉमन सा सवाल है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो. एग्जैक्टली. तो क्या करेंगे हम? उसको क्वांटिफाई कैसे कर सकते हैं? तो हम भी टोपी घुमा देते हैं कि जितने आसमान में तारे या जितना समुद्र में पानी है, तो ना तुम वो गिन सको ना ये मैं गिन सकूं. बताऊं कैसे? चलो उसको अगर सादा भी करते, बच्चे से ही पूछते हैं मम्मा ज्यादा प्यार करती है, पापा ज्यादा प्यार करते हैं. सही है, थोड़ा तमीज के दायरे में लेके आ जाते हैं. बट व्हाट अल्टीमेटली हैपेंड, बच्चा कहेगा मैं कंपेयर कैसे करूं? वो कोई पावर में कोई किलो में मेजर तो नहीं कर सकता. फिर वो अगर बेचारा न्यूट्रल होता है कि दोनों ही अच्छे हैं, फिर बोलते मारता कौन है, डांटता कौन है, लेकिन गंदा तो कोई होगा. सही है. सो व्हाट हैपेंस कि हम
जनरली कुछ ऐसी चीजें होती है जिसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते। क्वांटिफाई से मेरा मकसद है कि उसका कोई यूनिट ही नहीं है कि कोई शख्स कितना अच्छा है। हम बोलेंगे अच्छा है बहुत, लेकिन कितना अच्छा, दिस इज समथिंग यू कैन नॉट क्वांटिफाई। नॉर्मली क्या किया जाता है कि इस स्केल दिया जाता है, आउट ऑफ 5 आप उसको कितने पे रैंक करेंगे, आउट ऑफ 10 आप उसको कितने पे रैंक करेंगे। फिर हम उस क्वालिटेटिव चीज को क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। बट दिस इज अल्टीमेटली द एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। कोई कहेगा कि क्या बेसुरा गा के गया यहां, कोई गया यार मुझे तो नींद आ रही थी, क्या तो सुर थे। अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं। हम यहां पे कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी फर्क है, लेकिन हमारा सिलेबस कंबाइंड है। सो वी आर गोना लर्न व्हाट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सही है। सो वील बी डिस्कसिंग मॉनेटरी इंफॉर्मेशन, नॉन मॉनेटरी इंफॉर्मेशन एंड क्वालिटेटिव। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब आप बनाते हैं, कोई मजबूरी है या मर्जी से बनाते हो? कोई कंपनी क्या छोड़ यार क्या फजूल में खाते बनाए, टी शेप्स बनाए, क्यों बैलेंस शीट बनाओ? इज इट रिक्वायर्ड? इट इज। इट इज फॉर द कंपनीज, इट इज mandatory for specifically a limited liability company. For tax purposes, it is compulsory to prepare the financial statements. जबकि ये स्टेटमेंट जो आप बनाएंगे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, ये आपको कोई कहता नहीं है, ठीक है। लिहाजा ये जो हम बनाएंगे, these statements are for external stakeholders, और अल्टीमेटली हम इसको कंसाइज भी उतना ही करते हैं। जब आप ट्रेड रिसीवेबल्स दिखाते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर, तो क्या आप बताते हो कि गवास ने कितने देने हैं, कयूम ने कितने देने हैं, शकूर ने कितने देने हैं? नहीं। आप क्या दिखाते हैं कि हमारा टोटल रिसीवेबल इतना है। क्योंकि शेयर होल्डर को क्या जाके इनको दरवाजे खड़का के पैसे तो नहीं लेने, उसका क्या काम है? वो कहेगा कि भाई मुझे काम की चीज बताओ। लेकिन जब हम इंटरनली अपने क्रेडिट कंट्रोलर को भेजेंगे तो उसको तो बताना पड़ेगा ना कि कौन से कस्टमर के पास कितने पैसे हैं, कितने अरसे से ड्यू करके बैठा हुआ है, उसकी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन क्या है, ताकि वो बंदा उसको चेज करे। तो ये जो स्टेटमेंट्स हम बनाएंगे, दीज आर ऑप्शनल, और किसके लिए बनाई जाती है? फॉर इंटरनल यूज। ये मैनेजमेंट अपनी मर्जी के लिए बनाती है। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो मैं चाहता हूं कि यार हिसाब ना कैश बेसिस पे होना चाहिए। जो पैसे मिल जाए उसको इनकम मानना चाहिए, जो पैसे चले जाए उसको एक्सपेंस मानना चाहिए। लेकिन क्या मैं ऐसे स्टेटमेंट्स बना सकता हूं? सामने से IFRS और IAS आ जाते हैं, सही है। IASB बोर्ड आ जाता है कि बेटा मेरी पहली बुनियाद अक्रूअल कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज अक्रूअल कॉन्सेप्ट? What is accrual concept? How would you define? Sorry? Yes, bit louder. Right to receive something? हाँ, okay. Right to receive establish हो. Makes sense. Makes sense. दो अलग-अलग school of thoughts हैं. एक है accrual concept. That states कि जब ट्रांजैक्शन अकर हो जाए, सौदा हो जाए, डील हो जाए, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, ना कि तब जब पैसे मिले या पैसे दो। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है कैश बेसिस। तो अक्रूअल कॉन्सेप्ट एंड कैश बेसिस ऑपोजिट है। कैश बेसिस कहता है कि पैसे मिले तो इनकम मानना, पैसे दो तो एक्सपेंस मानना। हमारे दुकानदार क्या करते हैं? सुबह दुकान खोली, दराज में 6,000 रुपए थे, सारा दिन काम किया, शाम में जा रहे हैं, दराज में 60,000 रुपए हैं, तो हम कहेंगे कि आज के दिन में 54,000 रुपए की कमाई हुई। लेकिन ऐसा मुमकिन है कि आज आपसे कुछ लोग चीजें तो लेके गए हों, लेकिन खाते में लिखवा के गए हों कि पैसे पहली तारीख में दूंगा, उसको वो सेल में नहीं काउंट कर रहा। मे बी कोई ऐसा बंदा आपसे पैसे लेके गया हो जिसने माल तो आपको पहले दिया था, लेकिन पेमेंट आज जुमेरात की वजह से लेने आया था, आप उसको खर्चा आज मान रहे हो। अक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है नहीं जानी, नहीं गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। अक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब मैं आपको चीज बेचूंगा, हमारी डील हो गई, मैंने आपको इनवॉइस कर दिया, मैं सेल रिकॉर्ड कर लूंगा।
तो जब हम क्रेडिट पे सेल करते हैं, डेबिट करते हैं ट्रेड रिसीवेबल, क्रेडिट करते हैं सेल, उसी टाइम मान लिया ना। और जब मुझे कस्टमर पैसे देगा उस वक्त मैं डेबिट करूंगा कैश और बैंक, क्रेडिट करूंगा ट्रेड रिसीवेबल। अब सेल नहीं मान रहा हूं, सेल मैंने तभी मान लिया था। सेम गोज विद प्री पेमेंट्स एंड अक्रूवल्स, कि मैंने अगर एडवांस में किसी सर्विसेज के लिए पैसे दे दिए हैं, मैं उसको खर्चा उस वक्त नहीं मान लूंगा, लेकिन जैसे जैसे मुझे सर्विसेज मिलती जाएंगी वैसे वैसे मैं उसको अपना एक्सपेंस मानता जाऊंगा। और अक्रूवल में क्या है, सर्विसेज ले ली है, पैसे नहीं दिए, तो खर्चा कब मानेंगे, जब पैसे देंगे? नहीं, जिस महीने में सर्विसेज लिए। यूं किस खर्चे को कैपिटलाइज करना है, किस खर्चे को रेवेन्यू एक्सपेंस मानना है, यह फैसला करने वाला कौन? स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो ट्रांसपोर्टेशन हैंडलिंग कॉस्ट, साइट प्रिपरेशन कॉस्ट, ये सब एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज होनी है। ये मेरा फैसला नहीं हो सकता, ये फैसला स्टैंडर्ड्स का है। तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं उसमें फॉलो किया जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, जबकि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मैनेजमेंट अपना ईज देखेगा, इनको जैसा सही लगे, इसमें कोई पूछने वाला नहीं है। क्लियर हो गया? तो मैनेजमेंट को जैसा भी स्टेटमेंट्स बनाना इजी लगती है, कैश बेसिस पे लगती हैं, वो कैश पे बना सकता है। लेकिन जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे एज पर IFRS, तो उसमें हमें उस फ्रेमवर्क को फॉलो करना पड़ेगा। आपने सुना होगा कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन के 3 तरीके होते हैं, फीफो, लीफो और एरको। लेकिन आपने सुनते ही एकदम से आपके दिमाग से लीफो तो बैन हो गया। बैन हो गया क्या? क्या मकसद? अगर मैं आज पढ़ाऊं तो पुलिस ले जाएगी मुझे कि गैर कानूनी काम करो, बैन हुआ है लीफो, तुम यहां लीफो पढ़ा रहे हो, चलो। Would it happen like this? What do you mean by बैन हो गया? किसने कर दिया बैन? IAS 2 ने। और कब बैन किया है? 2003 में। आज नाम भी क्यों सुनने को मिल रहा है? क्योंकि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर लीफो फॉलो हो सकता है, होता है। लेकिन जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो उसमें हम लीफो के बेसिस पे इन्वेंटरी वैल्यूएशन नहीं कर सकते। क्लियर? अच्छा, उसके अलावा जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं वो कब की होती हैं? आने वाले वक्त की नहीं। जब हम स्टेटमेंट बनाते हैं तो लिखते क्या है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर एंडेड, वो साल जो खत्म हो गया, मैं उसकी स्टेटमेंट्स बना रहा हूं। तो ये जो स्टेटमेंट्स में इंफॉर्मेशन दी जाती है, ये स्टेटमेंट्स में इंफॉर्मेशन होती है व्हाट? हिस्टोरिकल, गुजरे हुए वक्त की होती है। जबकि इसके अंदर हम सिर्फ गुजरे हुए वक्त की बात नहीं करेंगे, इसमें हम पास्ट इंफॉर्मेशन भी रिपोर्ट करेंगे। उसके अलावा बजट्स एंड फोरकास्ट भी होंगे। तो गुजरे हुए वक्त को भी मद्देनजर रखा जाएगा और आने वाले वक्त को भी अकाउंट फॉर किया जाएगा। ठीक है? सो दीज आर सम प्रोमिनेंट डिफरेंसेस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। लिहाजा पहले तो ये जहन में डाल दें कि हम कोई डबल एंट्री नहीं पढ़ने वाले, कोई टी शेप्स नहीं बनाने वाले, कोई बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाने वाले, कोई ट्रायल बैलेंस नहीं होने वाला यहां पे। दैट अकाउंटिंग इज डिफरेंट एंड दिस अकाउंटिंग इज डिफरेंट। कुछ इंपैक्ट आएगा जरूर, टी शेप्स देखने को मिलेंगे, डबल एंट्री देखने को मिलेगी, लेकिन वहां रीढ़ की हड्डी है डबल एंट्री। अगर किसी ने डबल एंट्री का दामन छोड़ा, अकाउंटिंग से आउट। बैलेंस शीट कभी बैलेंस नहीं होगी, वैसे भी नहीं होती है, लेकिन बैलेंस शीट बैलेंस नहीं होगी, सही है। लेकिन जब तक आप डबल एंट्री को थाम के रखेंगे और इंपैक्ट आपको पता होगा कि इसने कौन से अकाउंट को डेबिट किया और कौन से अकाउंट को क्रेडिट किया, तो आप बिल्कुल सिस्टम के साथ चलेंगे। यहां थोड़ा सा पार्ट है, क्लियर विद दिस? तो पहले ये एयर हमने क्लियर कर दी कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज नॉट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सो नो डबल एंट्रीज, नो टी शेप्स, नो ट्रायल बैलेंस, नो बैलेंस शीट, नो इनकम स्टेटमेंट। तो अगर कोई ये मुगालते में हो कि अगर मैंने
फाइनेंशियल अकाउंटिंग या IA नहीं पढ़ा हुआ, आधे में छोड़ के भाग गया थी मैं, तो मुझे कहीं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ने में मसला होगा? नो, ऐसा नहीं होगा। FAR 1 में हो सकता है, CMA में नहीं होगा। इजी विद दिस? ओके। सिलेबस हमारा चेंज हुआ है। मैं कुछ एलिमेंट्स आपसे डिस्कस करता चलूंगा कि सिलेबस में हम क्या क्या चीजें पढ़ने जा रहे हैं। अकॉर्डिंगली आप थ्रू आउट अपना माइंडसेट वैसा रखिएगा। टारगेट हमारा सीखना भी है, पेपर पास करना भी है। तो थ्रू आउट मैं आपको लॉजिक्स भी देता रहूंगा, अंडरलाइन कॉन्सेप्ट भी देता रहूंगा। बिकॉज देखो व्हाट हैपेंस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ना चीजें शॉर्ट है। आप भी वही करोगे, आप भी वही करोगे, आप भी वही करेंगे। वजह क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जहां यहां फ्लेक्सिबिलिटी है तो पेपर में भी फ्लेक्सिबिलिटी है। आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का फॉर्मेट और आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का फॉर्मेट तो सेम होगा। शुरुआत तो नॉन करंट एसेट से करेंगे, फिर करंट एसेट के सीक्वेंस में आएंगे, फिर इक्वल के उस पार जाएंगे, सेम होगा ना। आप IAS 1 को ओवरऑल तो नहीं कर सकते, लेकिन यहां पे आपका फॉर्मेट मुख्तलिफ हो सकता है, आपका फॉर्मेट मुख्तलिफ हो सकता है। इससे एग्जामिनर के सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, आपके मार्क्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इस वजह से क्या होता है, थोड़ा कंफ्यूजन में इजाफा हो जाता है कि सर उसने तो ऐसे बनाई है, मैंने तो ऐसे बनाई है। मेक्स नो डिफरेंस। क्लियर? अच्छा, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप कहां है? हम कर रहे हैं CA, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटिंग। एक आपने सुना होगा CMA, ठीक है। एक CMA होता है ICMAP यानी पाकिस्तानी CMA, एक होता है CMA US, ठीक है। US का CMA भी होता है। व्हाट डू यू थिंक इज डिफरेंस बिटवीन CA एंड CMA? क्या वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं? क्या वो भी ऑडिट करेंगे? तो क्या करेंगे? मैनेजमेंट इंटरनल। रिमेंबर, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स या क्वालिफिकेशन फैक्ट्री के ऊपर जाते हैं। सो दिस इज नॉट रेलेवेंट फॉर द रिटेल बिजनेसेस, दिस इज रेलेवेंट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस। तो जो आपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स पढ़े होते हैं ना, ठीक है, नहीं पढ़े हुए कोई टेंशन नहीं है, आई स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, सही है। लेकिन जो प्रोडक्शन होती है या फैक्ट्रीज होती हैं या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस होते हैं, ये तो सिर्फ सब्जेक्ट है। जिस तरह आप लॉ पढ़ के लॉयर नहीं बन जाते, उस तरीके से आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट पास करने के बाद CMA नहीं बन जाएंगे, लेकिन नो हाउ, ठीक है, हमें नो हाउ हो रही है। वहां पूरी की पूरी क्वालिफिकेशन डिजाइंड, ठीक है, पूरी की पूरी क्वालिफिकेशन डिजाइंड ही ऐसे की गई है कि वो स्टूडेंट जो सब कुछ पास करने के बाद किसी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर, किसी फैक्ट्री के अंदर जाके काम करेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए जरूरी नहीं है कि वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जाए, लेकिन जो हमारा सब्जेक्ट है CAF 3, दैट इज रेलेवेंट टू प्रोडक्शन बिजनेसेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मेन फड्डा क्या होता है? कुछ चीजें आपको पहले से पता है, मैं रिवाइज करवा रहा हूं। आपने पढ़ा होगा, एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट्स और एक होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट्स। हाउ डू डिफरेंशिएट? व्हाट इज डायरेक्ट कॉस्ट? टू क्लोज। व्हाट इज डायरेक्ट कॉस्ट? आखिर में थोड़ा हिल गया। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू a unit. There is difference between a product and unit. Product is product, ठीक है, लेकिन unit is unit. So markers मेरा प्रोडक्ट है, एक मार्कर मेरा यूनिट है। वो खर्चा जो डायरेक्टली मैं इस मार्कर को बोल सकूं कि बेटा तेरी वजह से आया सब कुछ, उस कॉस्ट को हम कहेंगे डायरेक्ट। तो हम जिस कारखाने के अंदर मार्कर्स बना रहे हैं, आप क्या समझते हैं कौन कौन सा खर्चा मार्कर की जात की वजह से है? प्लास्टिक, डायरेक्ट मटेरियल, इंक रिफिल, सही है, इसकी टिप है,
इसको हमने प्रिंटिंग की है इसके ऊपर, जिस लेबर ने ये काम किया होगा, सही है। अच्छा, कॉमनली हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट में एक आ जाता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस या वेरिएबल ओवरहेड्स। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। प्लास्टिक, अगर मैं समझता हूं कि हमें एक मार्कर को बनाने में 200 ग्राम प्लास्टिक चाहिए, आई एम नॉट श्योर कितनी होगी, हाँ 200 ग्राम प्लास्टिक होगी, तो 200 ग्राम प्लास्टिक का खर्चा कौन भरेगा? मार्कर। रिफिल अगर हम बने बनाए खरीदते हैं, अपने घर में नहीं बनाते रिफिल्स जो इसके अंदर डलते हैं, अज्यूम कि वो एक रिफिल हमें 4 रुपए का पड़ता है, तो वो रिफिल का खर्चा कौन भरेगा? मार्कर। उसमें इंक हमने डाल दी, लेट्स से 50 पैसे की या 1 रुपए की इंक इसमें डलती है, वो इंक का खर्चा कौन भरेगा? मार्कर। फिर जो लेबर उस प्लास्टिक को मोल्ड करके मार्कर्स को शेपिंग दे रहा है, फिर उसको इसके अंदर रिफिल डाल के कैप करके और कैप लगा के कह रहा है कि भाई मार्कर तैयार हो गया, उसको पैक कर रहा है। डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा भी मार्कर भरेगा, डायरेक्ट लेबर का खर्चा भी मार्कर भरेगा। व्हाट इज डायरेक्ट एक्सपेंस? एनी आइडिया व्हाट इज डायरेक्ट एक्सपेंस या वेरिएबल ओवरहेड? नो 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 नो, दीज आर नॉट डायरेक्ट। नो, चले मैं इस पे आता हूं, कीपिंग इट एट होल्ड, थोड़ा लंबा डिस्कशन चला जाएगा, हम सिलेबस से हट जाएंगे। What does indirect cost mean? Indirect cost मतलब कहेंगे बेटा तुम्हारी वजह से तो नहीं आ रहे, लेकिन आ तो तुम्हारी वजह से रहे। अगर मैं ये मार्कर्स रिटेल करता, बने बनाए खरीदता और बेचता, तो क्या फैक्ट्री का किराया भरना पड़ता मुझे? तो फैक्ट्री का किराया मैं क्यों भर रहा हूं? मार्कर्स बनाने की वजह से। लेकिन इस बेचारे का कसूर तो नहीं है। अगर मैं एक मार्कर ना बनाता तो क्या मेरा किराया कम हो जाता? नहीं। कारखाने के बिजली का बिल किसकी वजह से आ रहा है? मार्कर्स बनाने की वजह से। अगर मैं मार्कर्स ना बनाता तो ना कारखाना होता, ना बिजली होती, ना बिल आता। किसकी वजह से आ रहा है? मार्कर की वजह से आ रहा है। फैक्ट्री में सुपरवाइजर्स घूम रहे हैं, काम हो रहा है टाइम पे, एफिशिएंसी सही है, मार्कर सही बन रहे हैं, क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं, लोगों से काम ले रहे हैं, और सुपरवाइजर की सैलरी क्यों भर रहा हूं मैं? मार्कर्स की वजह से। ठीक है। मशीन्स जो चल रही हैं, प्रिंटिंग मशीन्स हैं या प्लास्टिक मोल्डिंग मशीन्स हैं, वो मशीन्स की डेप्रिसिएशन क्यों भर रहा हूं मैं? मार्कर्स की वजह से। अगर उस फैक्ट्री की मैंने इंश्योरेंस करवाई हुई है और सालाना मैं उसका इंश्योरेंस प्रीमियम भरता हूं, किस वजह से भरता हूं? मार्कर की वजह से। तो हम कहेंगे बेटा somehow or the other, वजह तुम ही हो। गाने की तरफ नहीं जाओ, वजह ये मार्कर है, सही है। हालांकि इस अकेले मार्कर की वजह से ये खर्चे नहीं आए, लेकिन मार्कर्स प्रोड्यूस करने की वजह से खर्चे आए, तो इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट। somehow or the other, वजह तुम हो, इस मार्कर्स की वजह से ही खर्चा आ रहा है, लेकिन हम उसको कहते हैं इनडायरेक्ट। लेट्स से हम कैंपस की पिकनिक प्लान करते हैं, आप भी कहते हो एग्जाम से थक गए, कोविड से थक गए, चले घूम के आते हैं, सही है। अच्छा, अब घूमने के लिए लेट्स से फॉर इंस्टेंस हमने किसी वेन्यू से बात की, अज्यूम हमने अरीना क्लब से बात की, वो कहते हैं कि आपके बच्चों की शक्लें देख के हम 1500 रुपए चार्ज करेंगे, लगता है ज्यादा खाते नहीं है, और 1500 रुपए में बुफे शामिल होगा। संतोष बोल रहा सोच है आपकी, सही है। 1500 रुपए में हम आपको 3 गेम्स फ्री करेंगे, ठीक है, 3 गेम्स फ्री करेंगे और खाना अनलिमिटेड प्रॉन्स के साथ रच के खाएंगे। अब वो 1500 रुपए का खर्चा पर हेड है, पर हेड है। लेकिन क्या मैं आपको 1500 रुपए लेके पिकनिक पे लेके चल सकता हूं? नो। आप लोग सर चाहे तो हो सकता है लेकिन व्हाट हैपेंस नेक्स्ट कि हमें यहां से कराची जाना है और वापस आना है, सही टाइम तक आ जाएंगे, बाबा को बोलना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर हम यहां से चलते हैं तो मैं खान साहब को बोलता हूं कि खान साहब तुम्हारा कोच चाहिए, वो खान साहब कहता है कि भाई 15,000 रुपए का कोच है, डीजल तुम्हारा। अब डीजल मुझे कंफर्म नहीं है कि कितना डलेगा,
और कहता है कि टोल टैक्सेस भी आप भरोगे और रास्ते में अगर चालान कटा तो वो भी आप भरोगे, क्योंकि आपके बच्चे बीच में स्टूल डाल के बैठ जाते हैं। सही है? वो खर्चा लेट्स अज्यूम मैं कैलकुलेट करता हूं कि मुझे कराची अप डाउन 30,000 रुपीज की कॉस्ट आएगी। सीटिंग कैपेसिटी 48 सीट्स की है, 48 सीट्स हैं, लेकिन 8 तो टीचर्स के लिए छोड़ दो ना, हमसे पैसे लोगे क्या यार? सही बात है। ओके, सो आई बिलीव कि 40 चार्जेबल बच्चे होंगे, 40 चार्जेबल बच्चे होंगे, खर्चा आएगा 30,000, लेकिन फिक्स्ड है ना। अगर कोई 41वां बच्चा आ जाता है तो मैं खुश होऊंगा कि खर्चा बढ़ जाएगा मेरा? मैं तो खुश होऊंगा ना, भाई ज्यादा आओ, क्योंकि ज्यादा बच्चे आएंगे, मुझे तो 30,000 देने हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, ये खर्चा स्टूडेंट के कॉस्ट में एब्जॉर्ब करेंगे। कैसे? फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, फिक्स्ड कॉस्ट 30,000 डिवाइडेड बाय बजटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40। तो अगर मैं 30,000 को डिवाइड करता हूं 40 से, पर बच्चा 750 रुपए। सही है? लेट्स अज्यूम अरीना क्लब के 1500 रुपए, 50 रुपए चाय के, रास्ते में पिएंगे कहीं रुक के, पैकेट वैकेट अपने लेके चलना बिस्किट्स के। तो अगर 1550 रुपए, 1550 रुपए क्या, मेरा तो आपकी शक्ल के पैसे हैं, आपकी शक्ल देखेंगे, हाँ तुम लिया, लाओ 1500 रुपए दो, ये तो शक्ल के पैसे हैं। लेकिन 750 रुपए आप चलो या ना चलो, खर्चा तो आएगा। तो मैं आपसे क्या करता हूं, कॉस्ट चार्ज करता हूं 1550 प्लस 750, कितने? 2300 रुपए, 2300 रुपए मैं आपसे चार्ज करता हूं। आई एम चार्जिंग यू द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एज वेल। इसको हम क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर क्या मेरे बस में बैठने की वजह से लाला ने किराया बढ़ा दिया? नहीं, वो तो मुझसे राउंडेड अप 30,000 ही लेगा। अगर बच्चे 40 से प्लस भी हो गए तो भी 30, अगर 40 से कम हो गए तो भी 30। लेकिन मैं चार्ज किससे करूंगा? आप खुद बताओ, आप ही को करूंगा। क्लियर विद दिस? दिस इज इनडायरेक्ट कॉस्ट। इसमें नॉर्मली हम क्या रखेंगे, जो हमारे फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स है। नाउ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट? What's the difference between variable cost and fixed cost? Yes. No, don't put examples. Generally बता दो कि मैं खुद अंदाजा लगा लूं कि कौन सा खर्चा फिक्स है, कौन सा खर्चा वेरिएबल है। सही। ललित का कहना है कि वो खर्चा जो नंबर ऑफ यूनिट्स के बढ़ने से बढ़े वो वेरिएबल, जो ना बढ़े वो फिक्स्ड। ठीक है? हमारे कॉलेज के बिजली का बिल फिक्स्ड है या वेरिएबल है? ओके, फॉरगेट अबाउट द लाइन रेंट। अज्यूम करते हैं कि जिस महीने में कॉलेज बंद रहेगा बिल 0 हो जाएगा। लाइन रेंट को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं। कॉलेज का बिजली का बिल फिक्स्ड है, कुंडा नहीं है, ये बता दूं? सही है, कुंडा नहीं है, लेकिन फिक्स्ड है या वेरिएबल है? फिक्स्ड, variable, that varies on what? Which units? See, I've got 2 units. एक यूनिट है किलोवाट आवर्स, ये मीटर का यूनिट है, वापदा वाले मीटर का यूनिट। लेकिन मेरे लिए नंबर ऑफ यूनिट्स क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो मैं कहूं कि लॉकडाउन में 50% स्टूडेंट चला रहे तो बिल वही भेजे जा रहे भाई। क्या वापदा वाले मेरा ये आर्ग्यूमेंट सुनेंगे? वो कहेंगे बच्चे कम बैठ रहे हैं, हमारा क्या, हम कोई गिन रहे हैं? रिमेंबर, वेरिएबल कॉस्ट उस कॉस्ट को कहा जाएगा जो ना सिर्फ वेरी करे। कंप्लीट डेफिनेशन क्या है? वेरिएबल कॉस्ट इज कॉस्ट दैट वेरीज विथ द लेवल ऑफ आउटपुट। एक इजाफी स्टूडेंट आने की वजह से जो हमारे कॉलेज का खर्चा बढ़ेगा वो वेरिएबल है। बिजली का बिल तो एक बच्चे एक्स्ट्रा बिठाने से नहीं बढ़ेगा ना, तो हम बिजली की कॉस्ट को क्या मानेंगे? फिक्स्ड। फिक्स्ड का मकसद पत्थर पे लकीर नहीं होता कि हिलेगी ही नहीं, हिलेगी, चेंज हो सकती है, लेकिन वजह तुम नहीं होगे, वो किलोवाट आवर्स होंगे।
इसको हम क्या मानेंगे? फिक्स्ड। वेरिएबल का मकसद मार्जिनल, इकोनॉमिक्स में पढ़ा ना, मार्जिनल, एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 एक्स्ट्रा यूनिट, जो किसी वजह से बढ़ रही है बेवफा, वो वेरिएबल नहीं है, लेकिन अगर मेरी वजह से बढ़े तो वेरिएबल। ठीक है, मेरी हैदराबाद से लेकर कराची वैन और कोचेस चलती हैं, मिसाल, डीजल कॉस्ट फिक्स्ड है या वेरिएबल है? क्यों? नंबर ऑफ किलोमीटर के हिसाब से कम ज्यादा नहीं होगी, ट्रैफिक के हिसाब से कम ज्यादा नहीं होगी। क्या हर बार हैदराबाद कराची में सेम डीजल कंज्यूम होगा? नहीं, कभी ज्यादा कभी कम, सही है, कभी ज्यादा किलोमीटर चलेगी, कभी ब्रेक ज्यादा लगेंगी, कभी रश ज्यादा होगा, तो डीजल का खर्चा ऊपर नीचे तो हो सकता है ना, लेकिन फिक्स्ड है, वेरिएबल है, क्योंकि उसके बढ़ने की वजह मेरे नंबर ऑफ पैसेंजर्स नहीं है। तो फिक्स्ड कॉस्ट वो नहीं है जो हिले ही ना, जो वेरी करेगी, लेकिन उसके वेरी करने की वजह नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं होंगे, किसी और वजह से बढ़ती होगी, लेकिन मैं उसको क्या मानूंगा? फिक्स्ड। ठीक है, अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट जो कि एक यूनिट को बनाने की वजह से आ रही है, वो खर्चा तो वो यूनिट ही भरेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, दो राय वैसे हैं क्या? एक राय है मार्जिनल कॉस्टिंग की और एक राय है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की। सुना है कभी? कॉस्टिंग का मकसद वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, कि मैं एक मार्कर कितने में बना रहा हूं, मुझे इसकी कॉस्टिंग करनी है। तो मैं कहूंगा बेटा प्लास्टिक का खर्चा तो आप भरोगे, रिफिल का खर्चा तो आप भरोगे, टिप का खर्चा तो आप भरोगे, इंक का खर्चा तो आप भरोगे, लेबर का खर्चा तो आप भरोगे, लेकिन फैक्ट्री का किराया? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहेगा कि कैरी ऑन आप भरोगे, सुपरवाइजर की सैलरी आप भरोगे, हीट एंड लाइट आप भरोगे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस मशीन्स की आप भरोगे, डेप्रेशन ऑफ मशीन आप भरोगे। लेकिन मार्जिनल ने पीछे आप भरोगे बोलना चुप कर दिया, बंद कर दिया। मैंने खैरियत कहां गए? बोला नहीं है कट्टी, तुम ज्यादा कर रहे हो। मैं सिर्फ इस मार्कर को वो खर्चे दूंगा जो इस मार्कर की वजह से आएंगे। फैक्ट्री का बिल, रेंट इसकी वजह से नहीं आ रहा। मार्जिनल मतलब वेरिएबल। तो दोनों की इन्वेंट्री वैल्यूएशन में फर्क आ जाता है। तीसरा जो हमारे सिलेबस में अब ऐड हुआ है, दैट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। इसको हम कहते हैं एबीसी। ठीक है, कॉस्टिंग का मकसद दैट आई हैव टू कैलकुलेट हाउ मच डज दिस मार्कर कॉस्ट टू मी। अब होगा क्या, अगर मैं एक महीने के अंदर, सितंबर के महीने के अंदर, ठीक है, मेरा फैक्ट्री का किराया आता है 2.5 लाख रुपए, मिसाल फैक्ट्री का किराया आता है 2.5 लाख रुपए, और अगस्त के महीने में मैं 25,000 मार्कर्स बनाता हूं, तो मैं क्या करूंगा, वो 2.5 लाख रुपए का फिक्स खर्चा 25,000 मार्कर से तकसीम मार दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, और हर मार्कर को बोलूंगा बेटा शराफत से 10-10 रुपए दो, और 10-10 रुपए फैक्ट्री के किराए के मैं मार्कर की कॉस्ट में इंक्लूड करके रख दूंगा। होता क्या है कि अगस्त खत्म होने तक मैं इसमें से 20,000 मार्कर्स बेच देता हूं, बिक जाते हैं, और 5,000 मार्कर्स मुझसे बिकते नहीं है। तो जब मैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करूंगा, जब मैं अगस्त का प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा, तो मैं मार्कर्स की कॉस्ट में किराया कितना चार्ज करूंगा, 2 लाख रुपए। व्हाट आई डिड, 2.5 लाख डिवाइड बाय 25,000, 10 रुपए फी मार्कर, मल्टीप्लाई बाय 20,000 मार्कर्स जो बिक गए, 2 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में चले जाएंगे, बाकी 50,000 कट मार के इन्वेंट्री में चले जाएंगे। और कहां जा रहा है भाई, बैलेंस शीट में जा रहा है, क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से माइनस होके क्लोजिंग इन्वेंट्री बैलेंस शीट में चली जाती है। हम बोले तुम लोग कब जाओगे भाई इनकम स्टेटमेंट में? कब जाएंगे इनकम स्टेटमेंट में? जब वो 50,000 मार्कर्स बिकेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा सितंबर में बिक जाएंगे। तो सितंबर के अंदर बिलफर्ज अगर मैं 25,000 मार्कर्स दोबारा बनाता हूं और 30,000 बेच देता हूं, तो सितंबर अपना किराया भी भर रहा होगा और अगस्त का किराया भी भर रहा होगा।
ये मैचिंग कॉन्सेप्ट है। मैच क्या करता है कि मार्कर्स की कॉस्ट में रख दो उसको, मार्कर बिकेगा तो खर्चा मानेंगे, नहीं बिकेगा तो खर्चा नहीं मानेंगे। ये कौन कहता है? ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहता है। जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग कहता है कि बेटा जो रेंट है ना वो पीरियोडिक कॉस्ट है, वो अगस्त की कॉस्ट है। चाहे अगस्त में कितने मार्कर्स बनते हैं, बिकते हैं और बचते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किराए पे। सुपरवाइजर की सैलरी माहाना है, इंश्योरेंस का प्रीमियम टाइम बेस्ड है, महीने का है, मशीन की डेप्रिसिएशन टाइम बेस्ड है, महीने की है, और उस ही महीने को चार्ज की जाएगी जिस महीने की वो है। चाहे हमने कितने यूनिट्स बनाए, कितने यूनिट्स बेच दिए, कितने यूनिट्स बच गए, लेकिन खर्चा अगस्त भरेगा। ये कौन कहता है? ये मार्जिनल कॉस्टिंग कहता है। तो जब हम दोनों की इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो दोनों के प्रॉफिट में फर्क आ सकता है। इसको हम क्या कहते हैं? कॉस्टिंग। अच्छा, अब कॉस्टिंग में सिलेबस के अंदर क्या क्या चीजें हैं? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? कॉस्टिंग का मकसद क्या होगा? टू डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ ए यूनिट। Okay, syllabus mentions एक होती है कंपनी जो एक ही शक्ल का प्रोडक्ट बनाती है, एक ही शक्ल का प्रोडक्ट बनाती है। भाई खरीदना है तो खरीदो वरना छोड़ दो, लेकिन सबके लिए बनेगा ये, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। तो कंपनी ने कुर्सियां बनाई, कस्टमर कहेगा थोड़ा इसको चेंज नहीं कर सकते, थोड़ा इसका बैक हाई होनी चाहिए, हमारे पास लंबे बच्चे हैं, तो बोलेगा नहीं ये है, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड। अब एक होती है स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, इसके अंदर फायदा ये होगा कि हर बनने वाले यूनिट की कॉस्ट सेम होगी, स्टैंडर्ड होगी। दूसरा होते हैं बिजनेसेस जो टेलर मेड होते हैं। वो प्रोडक्ट बनाते हैं जैसा कस्टमर स्पेसिफाई करेगा, जिसको हम कहते हैं टेलर मेड। बेकरी के ऊपर जाते हैं तो एक केक 2-2 पाउंड के, 1-1 पाउंड के बने हुए होते हैं, वो उन्हीं की डिजाइन होती है, उनकी कॉस्ट कैलकुलेट करना आसान है। लेकिन कोई आता है खास कि मुझे कस्टमाइज केक बनवाना है, तो वो उसको जब डिजाइन दिखाएगा वो उसको बताएगा इतने पाउंड्स में बनेगा, इसमें इतना फॉन्डेंट डलेगा, कौन से फ्लेवर में बनवाना है, एटसेट्रा चीजें बताएगा। वो उसको बताएगा कि अगर ये सारी चीजें हैं तो मैं आपको इतने का बना के दूंगा। लेकिन उसमें हर एक कस्टमर की केक वाली कॉस्ट दूसरे कस्टमर के केक के कॉस्ट बराबर नहीं आएगी, लिहाजा उसको हर एक यूनिट के लिए अलग अलग कॉस्टिंग करनी पड़ेगी, जिसको हम कहते हैं कस्टमर स्पेसिफिकेशन में जॉब कॉस्टिंग। वो कंपनी क्या फॉलो करेगी? जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। और तीसरा है वो कंपनी जो कि सर्विसेज देती हैं। ठीक है, फॉर दिस यू नीड टू नो इन डिटेल व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड सर्विस। यू नो इट ऑलरेडी। व्हाट आर डिफरेंसेस? प्रोडक्ट एंड सर्विस। Anyone difference? Is this a product? Is this a service? What is difference? You can see this, you cannot see this. Tangibility. ठीक है? Services intangible होती हैं and product tangible होता है। Product हर बार एक ही जैसा हो सकता है, ठीक है? सर्विसेज हर बार एक जैसी हो ऐसा जरूरी नहीं है, हम कहते हैं हेट्रोजीनियस होती हैं। ठीक है, एक होता है होमोजीनियस, मतलब एक ही जैसे, जो प्रोडक्ट है वो होमोजीनियस हो सकते हैं, लेकिन जो सर्विसेज होंगी वो हेट्रोजीनियस होंगी, वो हर बार परफॉर्म करने पे अलग अलग फ्लेवर देंगी। प्रोडक्ट खरीदा किसी टाइम पे जा सकता है और इस्तेमाल किसी और टाइम पे किया जा सकता है, और मे बी लाइफ लॉन्ग। घर में पड़े होंगे अम्मी अब्बा के जहेज के सामान, सही है, चल रहे हैं तब से। लेकिन सर्विसेज स्टोर नहीं की जा सकती, जिस टाइम पे प्रोड्यूस की जाएंगी उसी टाइम पे परफॉर्म की जाएंगी।
सो देयर आर सम डिफरेंसेस, और सर्विसेज का यूनिट डिटरमिन करना थोड़ा मुश्किल होता है। वी टॉक इन डिटेल लेटर ऑन। लेकिन वो बिजनेसेस जो सर्विसेज देते हैं वो अपनी कॉस्ट कैसे डिटरमिन करेंगे, क्लियर हो गया? तो एक हो गया स्टैंडर्ड, एक हो गया जॉब, एक हो गया सर्विसेज का। अच्छा, फिर हम ये बात करेंगे कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या डिफरेंसेस है। मैंने हल्का सा आपको सिर्फ बताया कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूनिट की कॉस्ट के अंदर कॉस्टिंग में फिक्स्ड कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी जज़ब करवाता है, उसका नाम ही एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्ब करवाता है। जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को यूनिट की कॉस्ट में डालता है, बाकियों को बोलता है बेटा तुम सीधा प्रॉफिट लॉस में जाओ। रेंट को कहता है इधर नहीं आना, सीधा अगस्त के महीने में एक्सपेंस माना जाएगा। जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग उसको पहले मार्कर की कॉस्ट में रखेगा, मार्कर बिकेगा तो खर्चा मानेगा, नहीं बिकेगा तो नहीं मानेगा। इजी हो गया? एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बेसिकली जापानीज हरकत है, जापान, जहां एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज हैं, एएमटी, इसको हम कहते हैं एएमटी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज। और जापानीज आपको पता होगा ज्यादातर इंडस्ट्रियलाइजेशन मशीन्स की तरफ चले गए हैं, वो लेबर से बिल्कुल हट गए हैं, ठीक है? तो रोबोटिक टेक्नोलॉजीज हैं या मशीन मैकेनिकल टेक्नोलॉजीज हैं, जिसकी वजह से जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो बिल्कुल निग्लिजिबल हो गई है, और जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, जो फिक्स्ड कॉस्ट है, वो बहुत ज्यादा हद तक बढ़ गई है। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट तो सेम है, जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट है वो एब्जॉर्प्शन का वो सेम है, लेकिन इसमें इंसाफ की थोड़ी फुकदान था, कमी थी, उसने इंसाफ के तकाजे पूरे किए हैं बस। तो एबीसी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का एक्सटेंडेड फॉर्म है, ठीक है? बड़ा इंटरेस्टिंग है, हमारे लिए नया है, लेकिन आई गॉट प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो हम इसको एंजॉय करेंगे। अच्छा, फिर इसमें कॉन्सेप्ट आता है अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन का। एग्जाम्पल, मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पिकनिक की कितनी आने वाली थी? 30,000, और एक्सपेक्टेड था कि मेरे साथ कितने बच्चे चलेंगे? 40। तो मैंने अंदाजन 30,000 रुपए के खर्चे को अंदाजन 40 बच्चों से तकसीम मार दिया, 750 रुपए हर बच्चे से मैंने लेना शुरू कर दिए। जब मैं पिकनिक से वापस आता हूं, पता चलता है बच्चे तो 40 ही चले थे, लेकिन ड्राइवर ने कोई खाना पीना ज्यादा कर लिया, खर्ची मांग लिया, आखिर में नखरे करके बैठ गया मुझे, और या डीजल ज्यादा डलवा दिया, मुझे उसको 33,000 रुपीज देने पड़ गए। मैंने आप लोगों से कितने लिए थे? 30,000, और मुझे उसको कितने देने पड़ गए? 33,000। यानी मेरा अंदाजा था, अब मैं आप लोगों को बोलूं यार जाते हुए ना 75 रुपए और भी देते जाना, मेक्स नो सेंस, ठीक है? अब हो गया सो हो गया। ये 3,000 रुपए का नुकसान कौन भरेगा? ठीक है ना, दिस इज नॉट अबाउट कंपनी और कस्टमर, ठीक है? बात ये आती है कि मैं जब इन्वेंट्री बना रहा हूं तो मैं अभी अगला महीना हमारा अक्टूबर शुरू होने वाला है, मैं देखता हूं कि अक्टूबर के महीने का फिक्स्ड खर्चा कितना आएगा, अंदाजा ही लगा सकता हूं ना। जब तक अक्टूबर खत्म नहीं होता बिजली का बिल तो नहीं पता चल सकता, सही है? मेंटेनेंस का एग्जैक्ट खर्चा तो नहीं आ सकता, लिहाजा मैं अंदाजा लगाता हूं कि अक्टूबर के महीने का बिजली का बिल या टोटल खर्चा मेरा 2.5 लाख रुपए का आएगा, और अंदाजा लगाता हूं कि अक्टूबर के महीने में भी मैं 25,000 मार्कर्स बनाऊंगा, लेकिन असली प्रोडक्शन से ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। फिलहाल अंदाजा लगाना है, ताकि कस्टमर अगर मुझसे 5-6 अक्टूबर पे सामान लेने आ जाता है और मैं कहूंगा मुझे पता ही नहीं पड़ा कितने का मार्कर, क्योंकि मुझे एक्चुअली कब पता चलेगा कि मार्कर कितने का पड़ा? जब अक्टूबर खत्म हो जाएगा। लेकिन कस्टमर को मैं होल्ड पे नहीं रख सकता, मैं उसको सेलिंग प्राइस लगा के बेच के घर भेज दूंगा। अगर मैं 2.5 लाख रुपयों को 25,000 मार्कर से डिवाइड करके 10 रुपए फी मार्कर लगाता हूं, और ऐसा ही होता है कि पूरे अक्टूबर के महीने में 25,000 मार्कर ही बनते हैं, वो चले गए इन्वेंट्री में। जो बिक गया वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, जो नहीं बिके वो इन्वेंट्री में। लेट्स अज्यूम अगर 23,000 मार्कर्स में बेच चुका हूं, बाकी 2,000 मार्कर्स नहीं बिके, तो 2,30,000 रुपए का खर्चा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जा चुका है, और 20,000 का खर्चा इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है। लेकिन एक्चुअली जब मैं खर्चे टोटल करता हूं तो 2,65,000 रुपए के खर्चे हो जाते हैं, 15,000 रुपए का खर्चा ज्यादा आ गया। अब ये किसको दूं? ठीक है, इसको हम कहते हैं अंडर एब्जॉर्ब या ओवर एब्जॉर्ब। मैंने एब्जॉर्ब कितने कहिए? 2,50,000,
और एक्चुअल खर्चा कितना आ गया 2,65,000। आपने एब्जॉर्ब कम कर दिया, उसको हम कहते हैं अंडर एब्जॉर्ब्ड। और अगर मेरा खर्चा आ जाता 2,35,000 तो 15,000 क्या हो जाते ओवर एब्जॉर्ब्ड। ओवर एब्जॉर्ब फायदा है, अंडर एब्जॉर्ब नुकसान है। लेकिन ये नुकसान कौन भरेगा, यूनिट्स में जाएगा या इनकम स्टेटमेंट में, ये हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी ये हमने इसमें कवर करना है। अच्छा, उसके अलावा इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में कुछ चीजें मे भी आप लोगों ने पढ़ी हुई हो, अगर जिन्होंने आईए को कुछ क्लासेस ली थी या कंप्लीट ली थी। हम इन्वेंट्री को वैल्यू करते हुए 3 फॉर्मूलाज लगाते हैं ना, उसमें से लिफो तो आपने नहीं पढ़ा होगा, हम भी नहीं पढ़ेंगे। वैसे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर लिफो फॉलो किया जाता है, लेकिन आईकैप ने सोचा कि फुजूल में क्यों पढ़ा है, हमें इनको फैक्ट्री में तो भेजना नहीं है, हमें तो इनको ऑडिट पे भेजना है। तो जब आप ऑडिट पे जाएंगे किसी फैक्ट्री के, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए तो वो लिफो यूज नहीं कर सकता ना, IAS 2 ने अलाउ ही नहीं किया। ठीक है, तो हम आपको लिफो नहीं पढ़ाएंगे, हम क्या पढ़ाएंगे, फीफो और एफको। ठीक है, ये होगी इन्वेंट्री वैल्यूएशन। दूसरा आपने कॉन्सेप्ट शायद पढ़ा हो, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, कि हम इन्वेंट्री को या तो अपनी कॉस्ट पे रखेंगे या उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे रखेंगे, दोनों में से जो भी। एंड हाउ डू वी डिटरमिन एनआरवी, वो इसके अंदर आ जाता है। क्लियर? तो यहां पे हम क्या पढ़ेंगे, एक हमने पढ़ना है फीफो, एवको और लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। ये होगी कॉस्ट, ये होगी एनआरवी, क्योंकि कॉस्ट इन दोनों में से किसी एक फॉर्मूले से डिटरमिन की जाएगी। तो कॉस्ट और एनआरवी को कंपेयर किया जाएगा, एंड हाउ वुड द एनआरवी बी डिटरमिन्ड, वो हम यहां पे करेंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद इन्वेंट्री मैनेजमेंट का पार्ट आता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट से मकसद क्या है कि जरूरत से ज्यादा इन्वेंट्री भी ना रखना और जरूरत से कम इन्वेंट्री भी ना रखना। बैलेंस लोड करवाते हो ना मोबाइल में, कितना करवाते हो? अगर करवाते नहीं तो व्हाट्सएप चलता है, सही है। लेकिन हम जब इजी लोड करवाते थे या बैलेंस लोड करवाते थे तो ऐसा ही नहीं कि वैसे भी डलवाना तो 10,000 रुपए का डलवा दो। क्यों? वैसे भी रिचार्ज तो करवाना है, हर महीने 100 रुपए 50 रुपए का सुपर कार्ड करवाओ, 10,000 रुपए डलवा देगी बात। लेकिन आप बोलेंगे नहीं, जरूरत से ज्यादा इन्वेंट्री रखने की भी जरूरत नहीं है और जरूरत से कम इन्वेंट्री रखने की जरूरत भी नहीं है। अगर ज्यादा कंजूसी की, फैक्ट्री में रॉ मटेरियल कम रखा तो खतरा है स्टॉक आउट हो जाएगा। सही है, यहां फैक्ट्री चल रही होगी, वहां रॉ मटेरियल नहीं होगा। और अगर बहुत जरूरत से ज्यादा रखे तो इतने पैसे फंसाने का क्या फायदा। ठीक है, इसमें फिर कुछ टेक्निक्स आती है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ, सही है, कि कितनी इन्वेंट्री ऑर्डर करनी चाहिए, वो हम इस इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर पढ़ेंगे। एंड देन इज मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, जो हम ऊपर बात कर चुके हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि फैक्ट्री का स्ट्रक्चर क्या होता है। किसी भी कारखाने के अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं। डिपार्टमेंट की एक हेडिंग होती है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, दूसरी हेडिंग होती है सर्विस डिपार्टमेंट्स। जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं वो यूनिट के ऊपर कुछ पेशरफ्त करते हैं, ठीक है, वो प्रोडक्शन को आगे बढ़ाते हैं। सर्विस डिपार्टमेंट यूनिट में हाथ नहीं डालता, वो सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटेट करता है। मिसाल, अगर मेरी लेथ मशीन है, लेथ है, तो मैं क्या करता हूं, एक प्रोडक्ट को अगर लेथ मशीन में डालता हूं तो लेथ में जाने से पहले और लेथ से निकलने के बाद उसकी शक्ल में फर्क होगा, यानी उसने प्रोडक्ट के ऊपर कुछ पेशरफ्त की। पेस्टिंग डिपार्टमेंट है कि मैं इसकी शीट लेके चिपबोर्ड की, उसके ऊपर ये फार्मिका चिपकाता हूं। तो जो पेस्टिंग है वो जो उसको मैं चिपबोर्ड दूंगा और फार्मिका की शीट दूंगा, जब बाहर निकलेगा तो बोर्ड में एक स्टेप आगे बढ़ चुका होगा। इसको हम कहते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। लेकिन अगर मेरे फैक्ट्री के अंदर रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो क्या करता है, मशीन्स में अगर कुछ खराबी होती है, कोई टूल खराब होता है, कुछ ऊपर नीचे होती है, वो आके बना के चला जाता है, वो बोर्ड को हाथ नहीं लगाएगा। तो एक हो गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स और दूसरे हो गए सर्विस डिपार्टमेंट्स। इनके खर्चों को कैसे तकसीम किया जाएगा और यूनिट की कॉस्ट में कौन कौन से खर्चे भेजे जाएंगे, वो इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे। अच्छा, नेक्स्ट इज लेबर कॉस्टिंग। लेबर को पेमेंट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। एक तो होती है सैलरी,
एक होता है वेजेस, जितने घंटे काम करेगा उतने घंटों के हिसाब से पैसे मिलेंगे। एक होता है पीस वर्क, जितने यूनिट्स बनाएगा। तरीका ऐसा करना है, तरकीब ऐसी करनी है कि वो भी खुश रहे, आप भी खुश रहें। जिस तरह कभी हम जगह बनवाते हैं तो उसका एक हल होता है ठेके पे दे दो, और एक होता है दिहाड़ी पे काम करवाओ। जब दिहाड़ी पे काम करवाते हैं ना तो वो कछुए की चाल चलते हैं, बड़ा मजे मजे से काम कर रहे होंगे, खाने के भी ब्रेक लेंगे, नमाजी भी बन जाएंगे, सुकून से काम करेंगे ठंड में। महीने का काम 3 महीने में होगा क्योंकि उनको तो दिहाड़ी मिल रही है। लेकिन अगर ठेकेदार को दे देंगे तो उनको पता है वैसे भी हमें तो फिक्स पैसे मिलने हैं, लिहाजा लेट आवर शिफ्ट करके भी देर तक बैठ के भी काम को घुमाएंगे, बोलो यहां से फायर करो तो महीने का काम 15 दिन में डन, क्योंकि उनको दूसरे काम पे जाना है। तो लेबर से काम भी लेना है, सही है, और पैसे भी बचाने हैं। लेकिन कैसे? वो लेबर कॉस्टिंग में आएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एरिया जो हमारे एग्जाम में आएगा वो है लर्निंग कर्व। ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में लेट इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन अब इसको 6 अटेम्प्ट हो चुके होंगे गालिबन, अंदाजन, और उसके बाद ये टेस्ट बड़ा रेगुलर हुआ है। लर्निंग कर्व एक थ्योरी है, वो ये कहती है कि जब कोई भी जॉब फर्स्ट टाइम परफॉर्म की जाती है ना वो ज्यादा टाइम लेती है। जब कोई भी यूनिट पहली बार बनाया जाता है वो ज्यादा टाइम लेता है। एज द जॉब इज रिपीटेड द एवरेज टाइम पर जॉब इज रिड्यूस्ड, वो कम होता जाता है। तो अगर मैं पहला यूनिट बना के बजटिंग कर दूं तो वो बजटिंग गलत हो जाएगी, क्योंकि पहले यूनिट बनाने में लेबर को ज्यादा टाइम लगता है। क्लियर? तो लर्निंग का बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, ये किसी भी दूसरे टॉपिक के साथ कनेक्ट करता है और बड़ा फ्रीक्वेंटली टेस्ट होता है, लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं, आपको बड़ा आसानी से समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक हो गया? अच्छा, नेक्स्ट इज प्रोसेस कॉस्टिंग। ये हटा देता हूं, आपके पास वैसे भी सिलेबस में शेयर कर लूंगा आपसे। Ever heard about this term? No, of course. जिस तरह मैं बात करता हूं, आया हूं कॉस्टिंग। What does costing mean? To determine how much does a unit cost? सही है? कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जो कि कंटिन्यूअस होते हैं। मिसाल फ्लोर मिल है, फ्लोर मिल टाइम के हिसाब से चलती है, 4 घंटे की शिफ्ट है, हम उसमें गंदम डालते जाएंगे, आटा मैदा सूजी बनाते जाएंगे। वो 4 घंटे में फिर कितनी गंदम जाती है, कितना आटा निकलता है, कितना मैदा निकलता है, कितनी सूजी निकलती है, कितना ब्राउन भूसी निकलती है, वो अलग बात है, लेकिन वो प्रोसेस है। जिस तरह ऑयल रिफाइनिंग है, ऑयल रिफाइनिंग में रॉ मटेरियल क्या होता है? क्रूड, सही है? तो क्रूड ऑयल को इनपुट करना, उनको प्रोसेस से गुजार के उसमें से पेट्रोल है, ल्यूब्रिकेंट्स हम बनाते हैं, डीजल हम बनाते हैं, या उसको बहुत ज्यादा कर दिया तो डांबर बन जाएगा। शुगर केन है। तो ये जो प्रोसेसेस होते हैं उनकी कॉस्टिंग की जाती है। इसमें एक टर्म आता है नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस जो कि पता है कि प्रोडक्शन में होगा, फिर आता है एबनॉर्मल लॉस, फिर आता है एबनॉर्मल गेन। अच्छा, अब ये टॉपिक ना डिफिकल्टी में वैसे नेक्स्ट लेवल जाता है। जो बच्चा इसकी सिर्फ मैथमेटिक्स को पकड़ेगा ना, कैलकुलेशंस को पकड़ेगा ना, वो फंसेगा। लेकिन मेरी प्रैक्टिस ये रहती है कि मैं इस टॉपिक के अंडरलाइन कॉन्सेप्ट को डीप में जाके समझाता हूं। हम बुक को हाथ भी नहीं लगाते इसके लिए, मैं फॉर्मूला को हाथ भी नहीं लगाने देता कि इसको छोड़ दो, फॉर्मूला रटोगे फंसोगे। इसके कॉन्सेप्ट को समझ लो। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ है कि प्रोसेस कॉस्टिंग के लिए कोई भी बच्चा दुआ करके नहीं जाता कि बस दुआ करना ये ना आ जाए। हर कोई दुआ करता है सर प्रोसेस कॉस्टिंग आ जाए। हालांकि इसकी डिफिकल्टी एज आई टोल्ड यू जाती नेक्स्ट लेवल है, लेकिन जब आप इसके कॉन्सेप्ट समझ लेंगे ना, आपको प्रोसेस कॉस्टिंग तंग नहीं करेगा, और एग्जामिनर इसके मार्क्स भी ज्यादा देता है। लेकिन वो मार्क्स अर्न आप कैसे कर सकोगे? जब आप प्रोसेस कॉस्टिंग से कंफर्टेबल होके जाएंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हम इस पे ज्यादा से ज्यादा टाइम लगाएंगे, नो इश्यूज। लेकिन जब तक एवरी वन ऑफ यू, ईच वन ऑफ यू मुझे पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, खुद से मुझे सवाल नहीं करके देगा, तब तक मैं प्रोसेस कॉस्टिंग को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे इसमें मजबूत करके भेजना है एग्जाम में, और इसके मार्क्स हमने पूरे के पूरे उठा के आने हैं। ठीक है? सो कंपैरेटिवली मुश्किल टॉपिक माना जाता है नहीं, आपके लिए नहीं होगा। मुश्किल उसके लिए होगा जो कम पढ़ के जाएगा, जो हल्का पढ़ के जाएगा। हम कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। सो रिमेंबर प्रोसेस कॉस्टिंग।
क्या क्या चीजें आएंगी इसमें जनरली मैं लिख देता हूं। एक आ गया नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, कॉस्ट ऑफ रीवर्क। कभी कभी प्रोसेस खराब हो जाता है तो नॉर्मल लॉस को हम मजीद काम करके फिर सही बना लेते हैं, ठीक है। तो रीवर्क की कॉस्ट को किस तरीके से किया जाएगा वो इसमें हम देखेंगे। अच्छा, जो डिफिकल्टीज में आती है वो इसमें आती है, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स। जॉइंट प्रोडक्ट का मकसद क्या है कि एक कॉमन प्रोसेस के बीच में चीजें टूट जाती हैं। जिस तरह मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी, आपको शायद प्रैक्टिकली पता नहीं भी होगा, गंदम होती है ना, ग्रेन, अनाज, उसको जब हम फ्लोर मिल में डालते हैं तो उसमें से 3 चीजें बनाई जा सकती हैं। क्या? आटा, मैदा, ठीक है, और सूजी। अब तीनों के ऊपर जो खर्चे इंकर हो रहे वो कॉमन है। रॉ मटेरियल भी वही था, गंदम, प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी वही थे, कॉस्ट जो है वो जॉइंटली इंकर्ड है। मैंने मैदे के ऊपर कोई अलग खर्चा नहीं किया, सूजी के ऊपर कोई अलग खर्चा नहीं किया, लेकिन मैं जब कॉस्ट डिटरमिन करना चाहूं कि कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, ठीक है, मैं जब कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहूं कि कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, तो उन जॉइंटली इंकर्ड कॉस्ट को जॉइंट प्रोडक्ट्स के ऊपर तकसीम करना होता है। और एक होता है बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट मतलब अनवांटेड, इंसिडेंटल, मैं नहीं चाह रहा था बने लेकिन फिर भी बन गया। गंदम में से आप क्या भी बनाओ लेकिन ब्राउन ना निकले ऐसा हो नहीं सकता। चॉकर जिसको हम कहते हैं, वैसे तो जानवरों के खाने के लिए, लेकिन आजकल डाइट कॉन्शियस लोगों को भी हम खिला देते हैं ब्राउन ब्रेड बना के, सही है। तो जिसको वजन कम करना होता है, मेरे जैसों को, उनको ब्राउन ब्रेड खिला देते हैं कि इसको खाने से वजन नहीं बढ़ेगा, इसमें फाइबर भी ज्यादा होता है। लेकिन वो इंटेंशनली नहीं बनाया जाता, उसकी वैल्यू भी इतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन छिलका तो उतरेगा ना गंदम का, वो छिलके से ब्राउन जरूर बनेगा। तो उस प्रोसेस में से आटा, मैदा और सूजी क्या कहलाएंगे? जॉइंट। और जो ना चाहते हुए बना, इंसिडेंटल, उसको हम क्या कहेंगे? बाय प्रोडक्ट। ठीक हो गया? अच्छा, इसके अलावा बहुत छोटा सा टॉपिक है टारगेट कॉस्टिंग। आपने कॉस्ट प्लस पढ़ी है, प्राइसिंग, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। हम किसी भी यूनिट की प्राइस कैसे तय करते हैं? यस, पहले हम उसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं कि ये यूनिट बनने में हमें कॉस्ट कितनी आएगी, और उस पर हम मार्कअप ऐड करते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूला को कहा जाता है कॉस्ट प्लस, और लिखा कैसे जाता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट प्लस मार्कअप। ठीक है, तो अगर हम इसमें मार्कअप ऐड करेंगे तो ये सेलिंग प्राइस बन जाएगी। जैपनीज को क्या है, क्या ये तरीका सही नहीं है, इन्होंने क्या किया, इस फॉर्मूला को उल्टा कर दिया। पहले देखा कि मेरा प्रोडक्ट क्या है, इसकी हैसियत क्या है, मुझे यूनिट्स कितने बेचने हैं, मेरा मार्केट शेयर कितना होना चाहिए, ये सारी चीजें देखकर इकोनॉमिक्स में जिस तरह हम देखते हैं ना, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो इसने उस हिसाब से देख के बोला कि भाई इसकी कीमत इतनी होनी चाहिए। तो कीमत आपको कितने की पड़ रही है उससे मेरा क्या गरज है? कस्टमर कहेगा कि कॉम्पिटिटर जब इतने में दे रहा है तो आपके खर्चे कोई मैंने भरने का ठेका तो नहीं उठाया हुआ। तो जैपनीज ने इस फॉर्मूला को उल्टा किया, पहले कहा कि मेरे प्रोडक्ट की कीमत होनी क्या चाहिए, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस को उन्होंने पहले रख दिया, उसमें से माइनस किया कि मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, मुझे इसमें से कितना मार्जिन चाहिए, तो प्राइस में से मार्जिन माइनस कर दिया, बाकी क्या बच गया, लेकिन वो टारगेट कॉस्ट है जो आनी चाहिए, सही है। फिर मैं देखूंगा प्रोडक्ट बनना तो इतने में चाहिए, और जब मैं अपनी प्रैक्टिसेस के हिसाब से बनाता हूं वो तो इतने का बन रहा है, मुझे कैसे भी करके इस कॉस्ट को कम करना है ताकि मैं इस प्रोडक्ट से प्रॉफिट कमा सकूं। इसको हम कहते हैं टारगेट कॉस्टिंग, ठीक है। डिटेल में हम ऑफ कोर्स आगे पढ़ेंगे, लेकिन ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया कि ये कॉस्ट प्लस प्राइसिंग का रिवर्स है, और किसने बनाया है? जैपनीज ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस सेक्शन एंड पूरे कॉस्टिंग का, that is variance analysis. Any idea what is variance, KMD? What does variance mean? हाँ, standard deviation का स्क्वायर। variance किसको कहते हैं? deviation. As I told you कि this is not historical.
हम वक्त से पहले डिटरमिन करते हैं कि एक यूनिट, ठीक है, एक बोर्ड, एक कुर्सी कितने की बननी चाहिए, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. दिस इज नॉट योर एक्चुअल कॉस्ट बट दिस इज योर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. वंस द टाइम हैज पास्ड, आप देखेंगे कि यार इसमें मटेरियल तो इतना लगना चाहिए था और लगा कितना है, मटेरियल आना तो इतने का चाहिए था, आया कितने का है, लेबर को इतना घंटे काम करना चाहिए था, उसने किया कितने घंटे काम है, लेबर को इतने पैसे देने चाहिए थे, हमने दिए कितने हैं. सो द कंपैरिजन बिटवीन स्टैंडर्ड यानी एक्सपेक्टेशन एंड एक्चुअल इज व्हाट, वेरिएंस. फिर कहीं आपने 2 रुपए बचाए होंगे, कहीं आपने 2 रुपए ओवर स्पेंड किए होंगे, इसको हम क्या कहेंगे, वेरिएंस एनालिसिस. बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है. इसके भी 2 हल हैं, या फॉर्मूलाज रट लो या लॉजिक्स पकड़ लो, ठीक है, दोनों से काम चल जाएगा. इसमें मैं ये नहीं बोल रहा कि लॉजिक्स को पकड़ना जरूरी है, नो. हमारा एग्जामिनर कॉस्टिंग से ज्यादा मैथमेटिक्स का शौकीन है, ठीक है, तो जितना हमें फिगर्स में उलझाएगा, जितना हमें नंबर्स में उलझाएगा, वो कॉस्टिंग का सर पैर भी नहीं पकड़ेगा. तो हम शायद इस बात पे आर्ग्यू करेंगे भाई कॉस्टिंग के हवाले से पूछो ना भाई, वो बोलेगा छोड़ो वो मेरी मर्जी है. वो आपको नंबर्स में इतना उलझा सकता है कि आपको एक सवाल के ऊपर लगने चाहिए थे 10 मिनट, आधा घंटा लग सकता है. ये आपने ख्याल करना है, ये हम प्रैक्टिस के थ्रू ख्याल करेंगे. हमें पता है कि ट्रैप कहां पे होगा और हमें उस ट्रैप से बचना है. तो एग्जामिनर कॉस्टिंग से ज्यादा किसका शौकीन होगा, मैथ्स का. तो जो क्यूएमटी में आपने टेक्निक्स कुछ काफी पढ़ी होंगी वो हमें यहां पे हेल्पफुल होंगी. क्लियर हो गया. अच्छा, तो वेरिएंस एनालिसिस बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है. मैं इसकी लॉजिक्स भी पढ़ाऊंगा ताकि आपको पढ़ने में मजा आए. देखो जब किसी चीज की लॉजिक पता होती है ना, कॉन्सेप्ट पता होता है ना, तो उसको पढ़ने में बड़ा मजा आ रहा होता है. अगर उसका लॉजिक नहीं पता, सिर्फ पता है कि ऐसा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, भाड़ में जाए, तो कभी पढ़ने में मजा नहीं आता. तो हम इसके कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे और फॉर्मूलाज भी पढ़ेंगे, ठीक है. फॉर्मूलाज को नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चल सकता है, कॉन्सेप्ट को नहीं भी पढ़ेंगे तो भी काम चल सकता है, लेकिन हम दोनों काम चलाएंगे. अच्छा, नेक्स्ट इज सीवीपी, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट. सुना है कभी? चलो इसका दूसरा नाम बता देता हूं. व्हाट इज ब्रेक इवन? नो प्रॉफिट नो लॉस. बट व्हाट डू यू मीन बाय देयर नो प्रॉफिट नो लॉस? तो हम कहेंगे वॉल्यूम या सेल्स एट विच देयर वुड बी नो प्रॉफिट एंड नो लॉस. मैं कितने यूनिट्स एट लीस्ट बेचूं एक महीने के अंदर, क्वार्टर के अंदर, 6 महीने के अंदर, साल के अंदर, कि ना मुझे प्रॉफिट हो और ना मुझे लॉस हो. तो ब्रेक इवन इज द पॉइंट or the volume or the sales at which there would be no profit no loss. ठीक है, CVP, cost volume profit. ब्रेक इवन बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया है. इसमें हम ब्रेक इवन वॉल्यूम भी पढ़ेंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स, ब्रेक इवन रेवेन्यू भी पढ़ेंगे, रुपीस के कितने रुपयों की सेल होनी चाहिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है, इसमें एक टॉपिक आता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम करेंगे. इसमें ग्राफ हमने देखने हैं, लेकिन एग्जामिनर इसको इतना हल्के में नहीं लेता और ना ही आपने लेना है. सही है. ये एक और टॉपिक है जिसमें क्यूएमटी भर भर के डालता है, वो मैथ्स भर भर के डालता है. तो जो क्यूएमटी को अल्लाह के आसरे पास करके आए हैं, ठीक है, उनके लिए थोड़ी सी ट्रबल हो सकती है, थोड़ी सी ट्रबल हो सकती है, लेकिन वील ट्राई आवर बेस्ट कि हम वो लिमिटेड फॉर्मूलाज एटलीस्ट सीख लें, वो क्रैक करना, नंबर्स को क्रैक करना हम सीख लें जो एग्जामिनर हिडन करेगा. ठीक है, तो वो कुछ नंबर्स को हाइड कर देगा जिसको क्रैक करना हमारे लिए मुश्किल हो सकता है, बट वील इंशाल्लाह गो थ्रू इट. मैं सिर्फ मेंटली रेडी कर रहा हूं कि सीवीपी के अंदर नंबर क्रैकिंग का रेशियो ज्यादा होगा. क्लियर हो गया? इसके फॉर्मूलाज को रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, पूरा कॉन्सेप्चुअल है. अच्छा, दूसरा होता है स्पेशल ऑर्डर्स कॉस्टिंग. ऊपर हमने जिस तरह पढ़ा जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, एक होता है स्पेशल ऑर्डर कॉस्टिंग. इसमें एक टर्म यूज होता है रेलेवेंट कॉस्टिंग का. किसी को आइडिया है व्हाट इज रेलेवेंट कॉस्टिंग? नो? रेलेवेंट कॉस्टिंग का मकसद क्या है?
वो खर्चा जो मेरे फैसले की वजह से है, वो खर्चा जो मेरे फैसले की वजह से है, उसको हम रेलेवेंट मानते हैं। वो खर्चा जो मेरे फैसले हामी या नाकारी होने में बावजूद आए, उस फैसले को, उस खर्चे को हम इररेलेवेंट मानते हैं। मिसाल, इस बिल्डिंग में अगर हम पिप्फा स्टार्ट करते हैं, एक नया कोर्स है, ठीक है, हमारे लिए नया है, पाकिस्तान में नया नहीं है। अगर हम पिप्फा स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए मेरे पास ऑलरेडी रूम्स खाली हैं, क्लासरूम्स खाली हैं, हम थोड़ा इवनिंग स्लॉट यूज कर लेंगे, हमारे पास क्लासरूम्स खाली हैं। क्या मुझे किराए को कंसिडर करना चाहिए कि किराया कितना लगेगा? व्हाई नॉट सर, वो तो वैसे ही भर रहे हैं। तो जो जो खर्चे, अगर मैं इसी एडमिन स्टाफ को कहता हूं कि इंक्वायरीज आप ही देख लेना, एडमिशंस आप ही देख लेना, मैं कोई नया बंदा हायर नहीं करूंगा, तो यही ऑफिस स्टाफ जहां बाकी प्रोग्राम्स की एडमिशन लेता है, वो पिप्फा की एडमिशन भी ले लेगा। तो इनकी सैलरीज को कंसिडर करूं? नो। लेकिन उसके लिए मुझे नए टीचर्स हायर करने पड़ेंगे या इन टीचर्स को एक्स्ट्रा सैलरी पे करनी पड़ेगी। वो खर्चे जो आपके फैसले की वजह से आए, वो क्या है? वो रेलेवेंट है। और वो खर्चे जो कि आपके फैसले करने या ना करने के बावजूद ही आ रहे हैं, वो इररेलेवेंट होते हैं। इसको हम कहते हैं स्पेशल ऑर्डर। यानी कोई कस्टमर अगर खास ऑर्डर मुझे देता है तो मैं देखूंगा कि ये ऑर्डर फुलफिल करने के लिए मेरी डायरेक्ट कॉस्ट स्पेशली क्या आएगी। तो गवर्नमेंट अगर कौन सी कंपनी से लैपटॉप बनवाए थे? जो प्राइम मिनिस्टर के, हायर से, यस। तो हायर कंपनी को अगर गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम आपसे 1 लाख या 2 लाख लैपटॉप्स परचेज करेंगे, लेकिन आप उसके लिए हमें स्पेशल कोटेशन दो, जितने में मार्केट में बेच रहे हो उतने में नहीं खरीदेंगे, और उस पर बाकायदा हमारी तस्वीर होनी चाहिए, लोगो ऐसा होना चाहिए, मिटना नहीं चाहिए, और स्क्रीन खुलते के साथ ही तस्वीर आनी चाहिए, तो कस्टमाइज हमारे हिसाब से बनाने हैं। तो वो ऑब्वियसली इस बात को देखेंगे, इस स्पेसिफिक ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए मेरे क्या इजाफी खर्चे आएंगे। वो खर्चा जो मैं वैसे ही भर रहा हूं, उसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। स्पेशल ऑर्डर। दूसरा इसमें आता है मेक वर्सेस बाय। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टू मेक एंड टू बाय? खुद से बनाओ या बना बनाया खरीदो। सो इफ वी गेट एन ऑप्शन कि कोई कंपोनेंट या कोई प्रोडक्ट या कोई यूनिट हम खुद से बनाते हैं, या ऑप्शन है कि यार यही चीज मार्केट से मिल तो रही है, गाड़ी बनाने के लिए टायर्स मैं खुद ही मैन्युफैक्चर करता हूं, फिर यह भी सोच सकता हूं कि टायर खुद बनाने की क्या जरूरत है, किसी कंपनी से बात कर लेते हैं, उसे टायर्स ले लेते हैं। तो मैं कंसिडर करूंगा कि अगर कोई प्रोडक्ट मैं खुद से बनाता हूं तो कितने का पड़ता है, और अगर मैं बना बनाया खरीदूंगा तो कितने का पड़ता है। दोनों में से जो सस्ता पड़ेगा मैं उसकी तरफ जाऊंगा। लेकिन बनाने में उन खर्चों को बराए करम नहीं देखिएगा जो कि आपको वैसे ही भरने हैं। यानी अगर मैं टायर खुद बनाता हूं या बाहर से खरीदता हूं, जो खर्चा मेरा बहरहाल आएगा उसको तो सोचना ही फजूल है। लेकिन जो खर्चे आप बचा सकते हो आप उसकी बात करें। इसको हम कहते हैं मेक और बाय। इसमें भी यूज किसका होगा? रेलेवेंट कॉस्टिंग का। नेक्स्ट इज फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजंस। फर्दर प्रोसेसिंग का मकसद क्या है कि एक प्रोडक्ट जो एक कंडीशन पे बिक सकता है, मिसाल आटा जैसा निकला मैं ऐसा भी बेच सकता हूं, या मैं इस आटे को फर्दर रिफाइन करके फाइन क्वालिटी में भी बेच सकता हूं, जिसमें से चॉकर में और भी खत्म कर दूंगा और बिल्कुल प्योर व्हाइट आटा होगा। ठीक है, तो आटे को मैं इस कंडीशन में बेचूं या इसको मजीद रिफाइन करके फाइन क्वालिटी या सुपर फाइन क्वालिटी में बेचूं, मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। मैं जरूर देखूंगा कि इसको सुपर फाइन कन्वर्ट करने में खर्चा कितना आएगा और प्राइस कितनी बढ़ेगी। अगर एक सादा आटे को फाइन कन्वर्ट करने में खर्चा आता है 30 रुपए बोरी और मैं प्राइस बढ़ा सकता हूं 20 रुपए पर बोरी, तो फायदा नहीं है। लेकिन फर्दर प्रोसेसिंग का मकसद कि प्रोडक्ट को उस स्टेज पे इसी शक्ल में बेच दिया जाए या इसको नई शक्ल देके फिर बेचा जाए। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट है लेट्स से जे, तो प्रोडक्ट जे और जे प्लस,
तो मैं इसको प्रोडक्ट जे की शक्ल में बेच दूं या जे प्लस बना के बेचूं, देखूंगा कि जे को जे प्लस बनाने में खर्चा कितना आएगा और जे को जे प्लस करने में मेरी सेलिंग प्राइस में इजाफा कितना होगा। इसमें भी कौन सी कॉस्टिंग यूज होगी? रेलेवेंट कॉस्टिंग यूज होगी। नेक्स्ट इज शटडाउन। शटडाउन डिसीजंस, कि हमारा कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो कि हम सोच रहे हैं कि बंद कर दें, हमारा कोई डिपार्टमेंट ऐसा है, हमारी कोई डिवीजन ऐसी है, हमारी कोई ब्रांच ऐसी है, हमारी कोई फैक्ट्री ऐसी है जो कि अब तो मार्क काम नहीं कर रही, हमारा कोई कैंपस ऐसा है जो उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहा, तो हम सोच रहे हैं कि इसको चलाएं या बंद कर दें। इसके अंदर भी वही रेलेवेंट कॉस्टिंग का हम इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि बंद करने से रेवेन्यू कितना लूज होगा और बंद करने से कॉस्ट कितनी सेव होगी। दोनों को कंपेयर करके हम अल्टीमेटली जजमेंट देंगे कि हमें बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इजी विद दिस? ओके, सो दैट्स इट। ये हमारा सिलेबस बड़ा कंसाइज हो गया। पहले इसमें एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते थे, स्पेशली इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टाइप, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, IRR, ये टॉपिक्स अब हमारे MFA के अंदर आ गए हैं। ठीक है, उसमें बिलखुसूस जिस तरह कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक एरिया ऐसा होता था जिस पे मैं हमेशा आर्ग्यू करता था कि जब तक बच्चे ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं पढ़ा हुआ तब तक वो NPV नहीं पढ़ना चाहिए। सही है, तो वो पहले एक लैक होता था। स्पेशली ये भी होता था कि जब CA इंटर करके हम एक भ्रम करवाते थे कि CA इंटर जो है वो ACCA एफिलिएट के बराबर है, तो एक ताना सुनने को मिलता था कि आपको फाइनेंस कितना आता है। तो हमारे पूरे कैफ के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सेक्शन नहीं होता था। फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो था लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सेक्शन नहीं था। तो ये इन्होंने एक अच्छा कर दिया कि MFA एक अलग सब्जेक्ट बना दिया और उसमें वो जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बिजनेस वैल्यूएशन जैसी चीजें हैं वो इंक्लूड कर दी हैं। तो अब हम ये भी कहेंगे कि हमें भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट आती है। ठीक है, अच्छा मेरा टीचिंग स्टाइल कैसा होगा? मैं बुक रीडिंग नहीं करवाऊंगा, मैं अपने लेक्चर को डिलीवर करूंगा, कीपिंग इट वेरी इंटरेक्टिव। आप में से जो भी ड्यूरिंग द लेक्चर, मुझे वेट करने की जरूरत नहीं है कि सर पॉज देंगे या मैं हाथ खड़ा करके रुका हूं जब सर चुप करेंगे। आपको जब भी बोलना हो बीच में बोलना शुरू कर देंगे आप। ठीक है, अगर मैं बड़ा एंथुसियास्ट होकर पढ़ा रहा हूं, जज्बाती होकर पढ़ा रहा हूं और मुझे पता है कि अभी मुझे सुनना नहीं, मैं इशारा करूंगा एक मिनट रुको, मुझे कंप्लीट करने दो, दैट वुड बी इट। लेकिन बी वेरी फ्री। ठीक है, कोई एयर रखने की जरूरत नहीं है। गुस्सा मुझे आता ही नहीं है। सही है, आता ही नहीं है। आप कितना भी मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे, चैलेंज दे दूंगा लेकिन मुझे गुस्सा नहीं आता। अगर आपको कभी ऐसा फील हो कि एक बात में 2 बार पूछूं, 3 बार पूछूं, बार पूछूं, बाकी क्लास नहीं पूछ रहा, कहीं सर माइंड ना कर जाए। ठीक है, हाँ एक चीज पे मेरा गुस्सा बनता है, नाराजगी बनती है, गुस्सा नहीं आकर कि मैं प्रिटेंड करूंगा, ठीक है, एक्टिंग करूंगा कि मुझे गुस्सा आ गया। अगर आप क्लासेस में एब्सेंट रहे, आपको काम दिया आप करके ना आए, ठीक है, ऑन ऑफ आए, एक दिन आए 3 दिन छुट्टी, एक दिन आए 1 दिन छुट्टी, बिना विदाउट इन्फॉर्मिंग मी, और आके कहेंगे सर ये आपने क्या पढ़ाया था मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो आई प्रिटेंड कि मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है। क्योंकि अगर आपकी तरफ से फ्लॉ हुआ, आप मेरे साथ कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तो फिर अल्टीमेटली मेरा एक राइट बनता है कि मैं आपके ऊपर थोड़ा रोब करूं। लेकिन अगर आप पूरा कंसंट्रेशन मुझे दे रहे हैं, पूरा अटेंशन दे रहे हैं, मेहनत करें, नहीं समझ में आ रहा, ये आपका फॉल्ट नहीं है, मैं करूंगा कवर। तो जो मुहावरतन तौर पे बोला जाता है ना कि एक बार पूछोगे एक बार बताऊंगा, 100 बार पूछोगे 100 बार बताऊंगा, ये मेरी तरफ से मुहावरा नहीं है, ये मैं जेन्युइनली बोल रहा हूं। आप एक बार पूछोगे एक बार बताऊंगा, 100 बार पूछोगे 100 बार बताऊंगा। अगर बाकी क्लास डिस्टर्ब हो रही है उस वजह से, क्योंकि बाकी क्लास लेट्स से फॉर इंस्टेंस इज वेरी कंफर्टेबल कि सर हमें तो आता है, तो मैं आपको प्राइवेटली कर दूंगा, मैं आपको अलग से बैठ के सिखा दूंगा। लेकिन आपका फुल राइट है, जितना मैक्सिमम मुझसे निचोड़ना है ना आप खींचें। मुझे इस बात का डर नहीं कि कोई ऐसा सवाल ना कर दे कि जिसका जवाब मुझे नहीं आएगा। अगर हो भी गया ऐसा कभी, मैं आपसे टाइम लूंगा पढ़ने का, मैं आपसे टाइम लूंगा कि भाई आपने बड़ा टेक्निकल सवाल किया, मैं इसको थोड़ा देख के आता हूं, इंशाल्लाह जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपके सवाल को मैं कभी भी थ्रो अवे नहीं कर दूंगा, फेंक नहीं दूंगा कि बकवास सवाल कर रहे हो, नेवर। आपको जैसा भी सवाल आता है, आपको अंदर से अगर फीलिंग आ रही है ना कि बड़ा इररिलेवेंट सा सवाल है, डोंट हेजिटेट, डोंट शाय, पूछो। वो मेरा मसला है, मैं जज करूंगा कि सवाल सही था या नहीं था। सही है, नहीं चीज समझ में आती आपने बड़े आराम से पूछना है। हां, मैं स्पून फीडिंग नहीं करवाता
कि एक एक सवाल आपके हाथ में देके मैं पूरा का पूरा बोर्ड पे सवाल करता रहूं, फिर 1 करूं, फिर 2 करूं, फिर 3 करूं, मैं स्पून फीडिंग नहीं करूंगा। बिकॉज एग्जाम तो आपने देना है ना। आपको कैसे पता चलेगा कि आप एग्जाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते? आप एग्जाम में एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशंस को पूरा उतरेंगे या नहीं उतरेंगे? उसके लिए मेरा कॉन्सेप्ट है कि बेटा जब पास्ट पेपर कर लोगे ना तो फ्यूचर पेपर भी कर लोगे। अगर पास्ट पेपर मैंने करवा लिए तो फ्यूचर में वो फ्यूचर पेपर भी मैं करवा रहा हूंगा, आपको उस क्लास में बैठने की जरूरत तो नहीं है ना। इसलिए बेहतर है कि आप अगर पास्ट पेपर्स, मैं क्या करता हूं अपनी तरफ से बना के सवाल या चंद एक आध सवाल करवा देता हूं, फिर आपको पूरा एक कंपाइलेशन दे देता हूं कि ये सारे इस टॉपिक में से सवाल आए हुए हैं, अब ये आप करो। ठीक है? जब आप एक चीज ट्राई करेंगे तो पता चलेगा कि लेवल है या नहीं है। मेरे करवा देना इज इक्वल टू आंसर दिखा देना, मेरा कोई क्वेश्चन सॉल्व करवा देना इज इक्वल टू आंसर दिखा देना। लेकिन आप अगर करके आ गए तो मुझे खुशी होगी कि ये अगर पास्ट पेपर कर सक रहा है मतलब फ्यूचर, इससे आपका भी कॉन्फिडेंस मल्टीप्लाई होगा। आपको पता चलेगा कि सर मैं वाकई में कर पा रहा हूं और कॉस्टिंग मुझे आसान लग रहा है। मैं आपको इतना ज्यादा सवाल जो अपने बनाए हुए होंगे वो मैं करवाऊंगा। और कभी कभी पास्ट पेपर का कोई सवाल ऐसा आता है जो बहुत ज्यादा टेक्निकल होता है या जिसको एग्जामिनर बड़े भद्दे तरीके से सॉल्व करता है, इतना उलझा के सॉल्व करता है कि बच्चे को कख नहीं पले पड़ता कि कर क्या रहा है। मेरे पास उसको सॉल्व करने के ऑल्टरनेटिव्स हैं, हम वो जरूर डिस्कस करेंगे, लेकिन एफर्ट आपने करनी है, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह एमसीक्यू सॉल्व करते हो ना, वो अप्रोच नहीं करनी कि एक उंगली क्वेश्चन में फंसी है, एक उंगली आंसर में फंसी है। तो पढ़ा, दिमाग में सोचा बी, हाँ बी बी बी, ओ सी क्यों, सी 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 सी, ये क्या कर रहे? सॉल्व करो प्रॉपर्ली। ऐसा नहीं करना है। कोई भी क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा, ऐसा नहीं कि मैं अगर ऐसा करता ना मेरा जवाब कैलकुलेटर पे क्या आंसर मैच किया, कैलकुलेटर पे क्या आंसर मैच किया, नो, वहां पे ऐसे करोगे क्या? टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा चैलेंज है। कागज जाया करने से नहीं बचो कि आप अगर 1/4 ऑफ क्वेश्चन आपने किया, एक स्टेप करने के बाद आपको दिमाग में आता है अगर ये गलत हुआ ना सारा सवाल गलत हो जाएगा, चेक कर लेती हूं, नहीं करो, होने दो सारा सवाल गलत। अपने कॉन्फिडेंस को शेटर नहीं करो। जब आपको पता है ना कि मैंने किया है ना मेरे हिसाब से सही है, भाई अगर आपके पेपर में आ जाता तो क्या करते? जब आपके क्वेश्चन एग्जाम में एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो कहीं से वेरीफाई कर सकते हो क्या? 3 घंटे के अंदर अगर यही जवाब देके वापस आना है ना, वैसी हरकत आपने अपनी प्रैक्टिस में करनी है। क्वेश्चन सामने आ गया, आप डर गए, ये क्या पूछ रहा है, पता नहीं कहां से जा रहा है, ये बाउंसर है, ये भले बाउंसर हो। एग्जाम में आ जाता और आपके पास टाइम होता तो क्या करते? हल ही करते ना किसी तरीके से, हल ही करो ना यहां पे भी, और पूरा आधा करके, पौना करके, हाफ क्वार्टर करके वेरीफाई करें, हाँ यहां तक तो सही किया है। नो, कागज जाया होगा, वक्त जाया होगा, यहां जितना होना है हो जाए, वहां नहीं करना है। वहां के कागज के में टेंशन नहीं है, लेकिन कागज के साथ टाइम जाया होगा हमारा। तो अगर आपने पूरा सवाल कर दिया और आखिर में आपने देखा, अरे देखा पहले ही स्टेप में गलती की, सारा मेरा सवाल गलत हो गया, अच्छा है, गलती की सजा मौत। पनिश नहीं करोगे ना अपने आप को, सीखोगे नहीं। अपने आप को सजा दो कि मैंने एक गलती की और देखो पूरा सवाल ही गलत हो गया, पूरा मेरा जवाब गलत हो गया, सारे पता नहीं मार्क्स भी मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको उस गलती की कदर होगी कि देखो इतनी सिली मिस्टेक करने की वजह से मैंने पूरी गलती कर दी। और रिमेंबर, जीरोस में जो क्यूट बनने की कोशिश करते हैं ना, वो बराए करम ना करो। अब नंबर्स में मिलियंस और बिलियंस में मुझे सही तरीके से फिगर्स बताओ। सर 1000000 क्यूट बन रहा है क्या? जब नए नए आए थे सीए में बात समझ में आ रही थी। अब आपको पता होना चाहिए कि मिलियन में कितने जीरोस हैं। तो आपने अगर कैलकुलेटर पे एक फिगर कैलकुलेट की है तो आप मुझे प्रॉपर्ली बताएं कि सर 13,720,500 है। समझ में नहीं आई ना बात जो मैंने बोली? कॉमास लगाया करो नंबर्स के साथ। अपनी प्रैक्टिस में मिलियन के बाद, बिलियन के बाद, 1000 के बाद कॉमा लगाया करो। अपनी प्रैक्टिस ये रखो, क्योंकि इस एग्जाम में कभी कभी बच्चे आते, अरे सर मैंने 0 में गलती कर दी। फिलहाल तो 6 महीने गए ना, क्योंकि छोटी सी गलती, देखो एग्जामिनर तार में बैठा हुआ है कि आप गलती करो तो मैं दोबारा बुलाऊं, हमें दोबारा आना नहीं है।
तो जो आपकी मुमकिन तौर पे गलतियां, क्लास में तो आप बड़े मैंने हंसते हो, क्यूट बनते हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप इस बात को इंप्रूव करो कि ये 0.0000 वाला चक्कर नहीं होना चाहिए। यू मस्ट नो कि ये मिलियन है या इतने बिलियन है या इतने थाउजेंड्स है और ये फिगर है। आप मुझे ये बताओगे, मैं बोर्ड पे लिखूंगा। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कभी भी आप इस फिगर्स को रीड करना सीखोगे नहीं। और अल्टीमेटली हमें एग्जामिनर को जब हम प्रॉपर एक डिजिट भी ऊपर नीचे कर दिया ना, आपको पता है उसकी सजा क्या है, और आके कहेंगे अरे यार एक फिगर की वजह से देखो, तो हमें चांसेस मिनिमाइज करने हैं। हम इस पेपर को फेल नहीं करेंगे और उसके लिए अभी तो खून गर्म हो जाएगा, हाँ आप नहीं करेंगे, उतना पड़ेगा सुबह से, पता है 2-3 दिन का जज्बा होगा फिर वापस, लेकिन थोड़ा मोटिवेशन हाई रखो। इसलिए मैं आपको पहले दिन कुछ चीजें समझा रहा हूं, मैं स्पून फीड नहीं करूंगा, सवाल करवाऊंगा। हाँ, अगर आप में से कोई स्टूडेंट आता है सर ये सवाल मैंने किया था, यहां तक अटेम्प्ट हुआ, आगे मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं सारा सवाल करवाऊंगा, यहां पे सारे स्टूडेंट्स को हाथ में देके करवाऊंगा। मैं भाग रहा नहीं हूं काम से, लेकिन मैं जितना वजन आपके कंधों पे दूंगा ना, मुझे पता है कि उतना वजन आप उठा सकोगे। हमारे टाइम पे पता है ABCD कब पढ़ाना शुरू करते थे? 6th ग्रेड से। और जब मैंने हमारी जनरेशन आई थी, हमें बोलते KG वाले बच्चे, क्योंकि हम प्राइवेट स्कूल में नर्सरी किंडरगार्टन से 1 से ABCD और ऑक्सफोर्ड की किताबें पढ़ते थे। सरकारी स्कूल के बच्चे देख के हमें कहते थे छोटा बच्चा किताबें देखो कितनी खतरनाक है, कैसे पढ़ेगा। हमें तो कभी फील नहीं हुआ, लेकिन उनको ये फील होता था क्योंकि उन्होंने जिंदगी में कभी ऑक्सफोर्ड की किताब उठा के देखी नहीं थी। छठी जमात के बाद तो वो A for apple B for बनाना पढ़ रहे थे। तो उस जनरेशन को जब हमने ढीला समझा कि कैसे करेंगे बच्चे, नर्सरी KG से अंग्रेजी पढ़ेंगे, मुमकिन ही नहीं है, तो कभी नहीं पढ़ सके वो। लेकिन जब प्राइवेट स्कूल्स का फैशन आया और उन्होंने लोड देना शुरू किया, अब क्या मसला है? कोई मसला नहीं, वजन उठाओगे तो हो जाएगा काम, लेकिन अगर डरोगे तो कभी नहीं होगा। प्रोफेशन में एक्सपर्ट बनना सिंसेरिटी है। कभी आप ढाबे पे जाते होंगे, एक छोटू होता है जो 6-8 कप चाय के दूर से लेके आता है। आप दोस्त बैठे तो लेकिन आपको डर लगता है 8-8 कप एक साथ उठाएगा तो गिराएगा, लेकिन वो बड़े मजे से आपकी टेबल पे रखता है, कप उतारता है, कप उतारता है, कप उतारता है, और आपको मीठी फीकी चाय भी उसको याद होती है। आप कहते हो ये बड़ा तेज है। अगर आप अपने प्रोफेशन में CA के अंदर तेज नहीं हो तो वो आपसे अच्छा है वाकई में, क्योंकि आपको एकदम से मोटे, अरे इसका तो रोज का काम है, मैं भी रोज करूंगा तो मैं भी 8 कप चाय 10 कप चाय को डालूंगा। जो छोटू बाइक का पंक्चर लगाता है ना टायर का, हम उसको एक लम्हे के लिए अप्रिशिएट करते हैं, यार हमसे तो टायर खुलता नहीं है, उसने पूरा टायर निकाल के पंक्चर लगा दिया। लेकिन फिर आपको ख्याल आता है ये तो उसका रोज का काम है। ठीक है, उसका रोज का काम है, ये आपके रोज का काम है। अगर आप अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट बने तो आप उस छोटू से बेहतर हो, लेकिन नहीं तो वो छोटू आपसे बेहतर है। ठीक है, क्वालिटी रखनी है, मेहनत करनी है। पेपर की गारंटी मैं आपको ले रहा हूं, ये फेल नहीं होगा। आपने मुझे सिर्फ क्या प्रॉमिस करना है कि मेरे साथ चलोगे। कोर्स को पाइल अप नहीं करना, कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे, और पता चले कि अब जब मैं खत्म करने पाया हूं सिलेबस, आप पहले टॉपिक्स पढ़ना शुरू किया। रिवाइज बाद में करना, कोई मसला नहीं है, लेकिन साथ साथ चलोगे, मुझे उसी टाइम आप बताते चलोगे सर इन एरियाज में मसला हो रहा है, तो मैं उनको रिजॉल्व करते चलूंगा। मैं आपके साथ हूं, हम मिलकर पेपर को पास करेंगे। ठीक है, बुक आपके पास आ जाएगी, इनफैक्ट सॉफ्ट कॉपी में आएंगी इस बार, लेकिन जो हमारे पास पुरानी बुक्स हैं वो कंपाइल होकर आ गई। हमारे पास तो आ गई, स्टूडेंट्स को अभी नहीं दी उन्होंने। ठीक है, हम उसको प्रूफ रीड करें, एक बार देख रहे हैं कि किताबें कैसी हैं। अगर हम ICAP को गो अहेड देंगे तो उसके बाद वो उसको पब्लिश कर देंगे। ठीक है, बाकी मैं आपको अपनी प्रैक्टिस मटेरियल्स दूंगा, अपनी तरफ से दूंगा, हम साथ चलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह वी विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट क्लास। बेस्ट ऑफ लक।